बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईएनटी के 60 इंपॉर्टेंट डिजीज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंकल वाले टॉपिक से। ओके, तो फ्रंकल को लोकलाइज एक्यूट ओटिटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। स्टेफिलोकोकल ओरियस का इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का। चूंकि हेयर हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होती है, डेट इज वाई जो फ्रंकल होता है आउटर पार्ट को इन्वॉल्व करता है, आउटर वन थर्ड को इन्वॉल्व करेगा। और फ्रंकल के अंदर क्लिनिकल फीचर के अंदर नंबर 1 सीवियर पेन होगा, नंबर 2 टेंडरनेस होगी विच आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ फ्रंकल, नंबर 3 मूवमेंट तो पीना काफी ज्यादा पेनफुल होगी, और जब पीना को टच करोगे तो काफी ज्यादा सीवियर पेन होगा। इसको बोलते हैं ट्रायंगल साइन बोलते हैं। ट्रायंगल साइन आपको लोकलाइज में भी देखने को मिलेगा, डिफ्यूज के अंदर भी देखने को मिलेगा। और जो डिफ्यूज वाला होता है हमारा सूडोमोनास की वजह से होता है, मैलिग्नो ओटिटिस एक्सटर्ना ये भी सूडोमोनास की वजह से होता है, लेकिन जो फ्रंकल होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर जो जाम मूवमेंट होती है, जाम मूवमेंट की वजह से भी आपको पेन फील होगा। ठीक हो गया। जो फ्रंकल होता है पोस्टीरियर मेडियल वाल का वो एडिमा करा देगा ओवर द मास्टोइड, जिसकी वजह से आपको रेट्रोऑरिकुलर ग्रूव की ओब्लिटरेशन देखने को मिलेगी। अभी ओब्लिटरेशन आपको एक्यूट मास्टोइडाइटिस में भी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर अर्ली केसेस का मिमोनिक होता है साल के। आपने क्या करना है, अर्ली को हमने दो में डिवाइड कर देना है, विदाउट एब्सेस और विद एब्सेस। तो जो आपका विदाउट एब्सेस है उसके अंदर सिस्टमिक एंटीबायोटिक आ जाएगी, एनाल्जेसिक आ जाएगा, लोकल हीट एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपने 10% इथामोल ग्लिसरीन पैक इस्तेमाल करना है। अब ये क्या करेगा, ग्लिसरीन के पास हाइग्रोस्कोपिक एक्शन एडिमा को रिलीव कर देगा, जबकि इथामोल एंटीसेप्टिक होता है। अगर एब्सेस बन गया तो आपने इंसिडेंट ड्रेनेज करना है। इसके बाद आ जाते हैं रिकरेंट के अंदर। रिकरेंट अगर फ्रंट कॉलोसिस है, नंबर 1 आपने डायबिटीज को एक्सक्लूड करना, नंबर 2 आपने पेशेंट की नेजल वेस्टिब्यूल पे फोकस करना, जहां पर स्टेफिलोकोकस ओरियस काफी ज्यादा रहती होती है। जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है बाय द पेशेंट फिंगर है। जो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है स्किन का, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो पहला हमने कवर कर लिया, वो है हमारा फ्रंकल वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ओटिटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक। ओटिटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक के अंदर हेमरेजिक बुल्ले बनते हैं ऑन द टिम्पैनिक बब्लिन अंदर डीप मियाटिस। वायरल इन्फेक्शन होता है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से या माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से देखने को मिलता है। वंस अगेन इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ ये वाला है, यानी इसमें भी आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ की थी, इसमें भी आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। इसमें भी एनाल्जेसिक था, इसमें भी एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक आपने देना है फॉर पेन किलर के तौर पर, एंटीबायोटिक देनी है फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ ईयर किनाल और मिडल ईयर इफ बुले हैज रप्चर्ड इनटू द मिडल ईयर। तो ये आ गया ओटिटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक, जिसको आप मेनिंजाइटिस बुलोसा भी कहते हैं। ये लिखा हुआ मेनिंजाइटिस बुलोसा, जो कि पेनफुल कंडीशन होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेमरेजिक ब्लेब इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द डीप मियाटिस है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ओके, नेक्स्ट है मैलिग्नंट ओटिटिस एक्सटर्ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैलिग्नंट ओटिटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नंट ओटिटिस एक्सटर्ना के अंदर ये बात नोट करनी है कि एल्डरली डायबिटीज में देखने को मिलता है, सूडोमोनास की वजह से होता है, इम्यूनोसप्रेसिव की वजह से भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसके बाद है कि इसकी जो क्लिनिकल फीचर है, नंबर 1 एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, नंबर 2 इसमें ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगी इन द एयर कैनाल, नंबर 3 इसमें फेशियल पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो नंबर 1 क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, नंबर 2 ग्रैनुलेशन इन द एयर कैनाल है। ओके, ग्रैनुलेशन होगी, वो भी हमके बोनी और कार्टिलेजिनस जंक्शन के अंदर पड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है फेशियल पैरालिसिस होगी, और जो इन्फेक्शन होगा वो स्कल बेस की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्रेनियल नर्व पाल्सी आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पर 7 की तो पाल्सी होगी। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलिटिस, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलिटिस होगा। अगर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के पास जाएगा तो उसकी डिसफंक्शन करा देगा। डायग्नोसिस के अंदर आपने पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, नंबर 1 नोटैल्जिया होगा, नंबर 2 एल्डरली पेशेंट होगा, नंबर 3 डायबिटिक पेशेंट होगा, नंबर 4 आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आपने क्या करना है, सिटी स्कैन करवाना। सिटी स्कैन के अंदर बोनी डिस्ट्रक्शन होगी लेकिन हेल्पफुल नहीं होता। फिर आपने क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए गैलियम 67 है, जो डायग्नोसिस के लिए फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो गैलियम 67 है, ये आइसोटोप है जो कि मोनोसाइट और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल कैरी कर जाती है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए होता है। इसको आपने हमेशा 3 हफ्तों के बाद रिपीट करवाना ताकि डिजीज को देख सके। इसके बाद टेक्नीटियम 99 है, ये था गैलियम 67 सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। तो टेक्नीटियम 99 किसके लिए होता है, बोन इन्फेक्शन के लिए होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या चीज़ है, ट्रीटमेंट के अंदर नंबर 1 आपने कंट्रोल करना डायबिटीज को, नंबर 2 आपने ये टॉयलेट करना, नंबर 3 आपका आ जाएगा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक के अंदर आपने सूडोमोनास को टारगेट करना। फॉर एग्जांपल आपने 6 से लेकर 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी है। जीटी आपने याद रख लेना, जेंटामाइसिन विद एटिकार्सिलिन इंट्रावेनस देनी होती है। ओके, इसके बाद थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन सेफ्ट्राक्सोन और सेफ्टाजिडी एक्स लेकर 2 ग्राम देनी होती है इंट्रावेनस। या क्विनिलोन आती है, क्विनिलोन के अंदर एलओसी आ जाएगा, लेवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करा तो आपने कल्चर और सेंसिटिविटी करानी है एयर डिस्चार्ज की। ठीक हो गया। तो आगे प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपने करना होता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। इसके बाद ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस के बाद ऑटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है ईयर कैनाल का, जो कि एस्परजिलस नाइगर फ्यूमिगेटस या कैंडिडिया अल्बाइकन की वजह से होता है। होट के ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में देखने को मिल सकता है, या सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, फंगल ग्रोथ की वजह से भी देखने को मिल सकता है अगर आप टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करते हैं फॉर ओटिटिस एक्सटर्ना या मिडल ईयर सुपरेशन है। क्लिनिकल फीचर के अंदर नंबर 1 इंटेंस ईचिंग होगी, क्योंकि हाइफी होते हैं, वो इरिटेशन करवाते थे। नंबर 2 पेन इन ईयर होगा। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर डिस्चार्ज होगी। वाटर डिस्चार्ज आपको सीएसएफ फटोरिया में भी देखने को मिलती है। नंबर 4 आपको मस्टी आउटर देखने को मिलेगी। नंबर 5 ईयर का ब्लॉकेड होगा। जो फंजाई का मैस होगा डिपेंडिंग अपन कौन सा है, तो अगर ये एस्परजिलस नाइगर है तो ये ब्लैक ग्रोथ बनाना शुरू कर देगा। अगर फ्यूमिगेटस है तो पेल ब्लू या ग्रीन आ जाएगा। अगर कैंडिडा है तो व्हाइट या क्रीमी डेपोजिट बनाना शुरू कर देगा। जो मिएटिस की स्किन होती है सोडन होती है, रेड होती है, एडिमेटस होती है। क्लियर। और जो फंजाई का जो मैस होता है वो वेट पीस और फिल्टर पेपर को रिजेंबल करता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, अच्छा यहाँ पे भी एयर टॉयलेट
होता है, यहाँ पे भी एयर टॉयलेट है। ओके, तो उसका ट्रीटमेंट नंबर 1 एयर टॉयलेट है। एयर टॉयलेट के अंदर अपने तमाम डाइस्चार्ज को, डेब्रिस को निकाल देना होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रही होती है। कैसे करोगे? इसका निमोनिक या एसएमएस, सिरिंजिंग से करोगे, ओके, मॉपिंग से करोगे, सक्शन से निकाल दोगे। इसके बाद स्पेसिफिक एंटी फंगल ड्रग यूज करोगे। स्पेसिफिक एंटी फंगल ड्रग के अंदर क्या कौन कौन से? क्लोट्रीमेजोल है, पोविडीन है, ओके, या निस्टैटिन है। जो निस्टैटिन होती है कैंडिडा को उड़ा देगी, जबकि हमारी क्लोट्रीमेजोल या पोविडीन है ये भी हम यूज कर सकते हैं। 2% सैलिसाइलिक एसिड अल्कोहल जो कि किराटोलाइटिक एजेंट होता है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस को डिस्ट्रॉय कर देगा, रिमूव कर देगा। और एंटी फंगल ड्रग आपने 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करनी होती है। एयर को आपने हमेशा हमेशा ड्राई रखना और एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड भी यूज करने हैं टू प्रिवेंट द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक हो गया? ओके, पेनिट्रेशन के लिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। तो ये आ गया ऑटोमाइकोसिस आ गया। तो एयर टॉयलेट, एंटी फंगल ड्रग, 2% सैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आपका आ जाएगा एयर शुड बी केप्ट ड्राई और एंटीबायोटिक स्टीरॉइड ड्रॉप आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैक्स वाला टॉपिक है। ओके, तो वैक्स इन एयर, तो जो वैक्स होती है, वैक्स के अंदर सीबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन होती है। नंबर 2 सीरोमिनस ग्लैंड होती है। नंबर 3 हेयर, डिस्क्रिमिनेटेड एपिथेलियल, डेब्रिस, केराटिन और डर्ट देखने को मिलता है। मेनली सीबेशियस ग्लैंड, सीरोमिनस ग्लैंड और हेयर को देख लेना। ओके, अब जो वैक्स होती है, वैक्स का कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन है। नंबर 1 के वैक्स के अंदर एसिडिक पीएच होती है। एसिडिक पीएच की वजह से बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, फंजिस्टैटिक होता है और ये एयर कैनाल को लुब्रिकेट करता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप लेता है जो कि हमारे कैनाल के अंदर एंटर हो रही होती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर है जो कि वैक्स की इंपैक्शन करवाना शुरू कर देगा सीरोमिन को। तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? नंबर 1 है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी वैक्स की तो उसकी वजह से प्लग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर नैरो या टॉर्शियस एयर कैनाल है या स्टिफ एयर है या ऑब्स्ट्रक्टिव लेगी ना वैक कैनाल की, लाइक एक्सोस्टोसिस है, तो उसकी वजह से वैक्स की रिटेंशन होगी। फिर रिटेंशन की वजह से ड्राई हो जाएगी, ड्राई होकर हार्ड इंपैक्टेड वैक्स बनना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर के अंदर नंबर 1 इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2 सेंस ऑफ ब्लॉकेड होगी। नंबर 3 टिनाइटिस या गिटिनस हो सकता है ड्यू टू इंपैक्शन ऑफ वैक्स अगेंस्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नंबर 4 रिफ्लेक्स कफ भी हो सकता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है। ओके, और ये सिम्टम काफी ज्यादा सडन होते हैं जब आपके कान में पानी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग बाथिंग या स्विमिंग है, उससे पानी फौरन जाएगा आपके कान के अंदर, वैक्स स्वेल हो जाएगी और वैक्स स्वेल होने की वजह से जो इंपैक्टेड वैक्स होती है वो मिएटस की स्किन को अल्सरेट कर देगी और फाइनली ग्रानुलोमा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं वैक्स ग्रानुलोमा। अब इसको ठीक करने के 2 मेथड होती है। नंबर 1 सिरिंजिंग और नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। ऐसे सिरिंजिंग, मॉपिंग और सक्शन हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, एसएमएस वाला, तो वो आपका आ जाएगा एयर टॉयलेट के अंदर। ओके, अच्छा, यहाँ पे सिरिंजिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो हम यूज करते हैं ना वो जॉब्सन हॉर्न प्रॉब यूज करते होते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपने माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना होता है, सीरोमिन हुक या स्कोप या जॉब्सन हॉर्न प्रॉब आपने यूज करना होता है। क्लियर? जबकि हम इसकी तरफ आ जाती है सिरिंजिंग की तरफ आ जाती है। टेक्निक ऑफ सिरिंजिंग का नंबर 1 आपने क्या करना है कि टॉवल वगैरह रखना होता है अराउंड, यानी टॉवल को रखेंगे। ओके, किडनी शेप ट्रे होती है वो आपने शोल्डर के पास रखनी होती है। बाकी जो पिन है उसको अपवर्ड बैकवर्ड आपने पुल करना होता है और जो डायरेक्शन है ना वैक्स की, वाटर की, वो पोस्टीरियर सुपीरियर वाल ऑफ मिएटस में होता है। इसको रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पोस्टीरियर सुपीरियर वाल के अंदर देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर आपने कौन सा वाटर यूज करना है? नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज करना है। लेकिन अगर आपने बॉइल्ड टैप वाटर यूज कर लिया, ओके, ठीक है, यानी अगर हम गर्म पानी या ठंडा पानी यूज कर लिया तो वो कैलोरिक स्टिमुलेशन करवाना शुरू कर देगा। नंबर 2 अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दी सिरिंजिंग में तो उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, अगर खास तौर पर अगर पहले से कमजोर भी पड़ी है। नेक्स्ट है कि पेशेंट को पेन हो सकता है, गिडिनेस हो सकती है, फेंट भी हो सकता है पेशेंट इस सिरिंजिंग वाले में, क्योंकि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की स्टिमुलेशन होती है। क्लियर? इससे पहले आपने क्या लेनी है? आपने पास हिस्ट्री जरूर लेनी है डिस्चार्ज की, बिकॉज जो क्विसेंट ओटाइटिस मीडिया होता है वो रिएक्टिवेट हो सकता है। तो 4 इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन? नंबर 1 कैलोरिक स्टिमुलेशन हो सकती है। नंबर 4 आपने नोट करना है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है। नंबर 3 पेशेंट फेंट हो सकता है, इंटेंस पेन, गिडिनेस हो सकती है। नंबर 4 क्विसेंट ओटाइटिस मीडिया रिएक्टिवेट हो सकता है। बाकी अगर वैक्स को सॉल्व करना तो वैक्स को सॉल्व करने के लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना है, 2% पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से लिक्विड पैराफिन आ जाएगा और ऑलिव ऑयल आ जाएगा। तो इससे आपने वैक्स को क्या करना है? पहले सॉफ्ट कर देना। तो वैक्स वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। ओके, तो 5 टॉपिक हो गए हमारे। इसके बाद है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछेगा? अच्छा, पहले देख लेते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कॉक्लिया 8वीं नर्व या सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे के लिगेंड की वजह से हो सकती है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नंबर 1 पॉजिटिव रीनियस टेस्ट होता है, एसी बड़ा होता है बीसी से। इसके बाद वेपर टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा टू द बेटर एयर। बोन कंडक्शन क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है श्वाबैक टेस्ट में और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में होती है। हाई फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व करता है और हाई फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? हमारी बेजल पे होती है। एपेक्स के अंदर लो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस होती है। ओके, एयर बोन गैप में कोई एयर और बोन कंडक्शन में कोई गैप नहीं होगा। जो लॉस होता है 60 से बढ़ सकता है। जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होती है, क्योंकि जो हमारा 8th नर्व और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे होती है आगे स्पीच डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते होते हैं। रेट्रोकॉक्लियर के अंदर हमेशा रट्टा मार लेना कि जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा हमेशा पुअर होती है। ओके, एंड देयर इज डिफिकल्टी इन हियरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइस, का शोर हो रहा तो वो सुन नहीं पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं इसके इटियोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो इटियोलॉजी के अंदर क्या कॉन्जेनिटल कंडीशन है? कॉन्जेनिटल कंडीशन कौन कौन सी है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, प्रीनेटल और पेरीनेटल फैक्टर है। अब वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इस चैप्टर में लिखा हुआ है। लाइक अगर आप आओगे लास्ट चैप्टर में, जो सबसे ज़्यादा गैर अहम चैप्टर है जिसको हर कोई छोड़ देता है, यहाँ पे प्रीनेटल या पेरीनेटल फैक्टर कह रहे हैं। तो जो प्रीनेटल फैक्टर है इन्फेंट के अंदर क्या क्या होते हैं, पहले आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका निमोनिक होता है बीम्स। ओके, बी से क्या होगा? बीन बिंच सीबन मैन
डिस्प्लेजिया। ओके, ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बेन सिबनमैन डिस्प्लेजिया। अब इसके अंदर क्या होता है, बेन पहले मैं सारा बता देता हूँ। एक तो बेंच सिबनमैन आ जाएगा, नंबर 2 ई से क्या हो जाएगा, एलिवेटेड सॉरी इन लार्ज वेस्टिबुलर इक्विडक्ट आ जाएगा, ए से अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया आ जाएगा, एम से माइकल एप्लेजिया और एम से मेंडोनी डिस्प्लेजिया। ओके, और ऐसे क्या हो जाएगा, सर शेबी डिस्प्लेजिया आ जाएगा। अभी बहुत अजीब अजीब नाम है, लेकिन मैं इजी कर देता हूँ, सिर्फ नाम रट्टा मारना, आगे सब कुछ आ जाएगा। मिमोनिक भी आपने देख लेना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं शेबी डिस्प्लेजिया से। शेबी डिस्प्ले में ऐसे क्या, सेक्यूलर, सी से कह रहा है कॉक्लिया, तो इसमें क्या होता है, कोक्लिया या सेक्यूल का डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा। इसके बाद ए से अलेक्जेंडर और ए से एपेक्स, तो इसमें एपेक्स नॉर्मल होती है, बेजल टर्न का डिस्प्लेजिया होगा। ओके, बेजल टर्न ऑफ मेम्ब्रेनस कॉक्लिया। इसके बाद बीन सिबनमैन है, तो इसमें एम आ रहा, तो इसमें मेम्ब्रेनस लबायरेंथ नहीं होगा। ओके, माइकल एप्लेजिया के अंदर क्या होगा, माइकल एप्लेजिया के अंदर ना ही आपका बोनी ना ही मेम्ब्रेनस लबायरेंथ होगा। इसके बाद मेंडोनी के अंदर जो कोक्लिया का 1.5 टर्न होगा। लार्ज वेस्टिबुलर के अंदर 2 मिलीमीटर से ज्यादा वेस्टिबुलर एक्विडक्ट फूली हुई होगी। और उसके बाद सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल मैलफॉर्मेशन, तो वो सुपीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की मैलफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ये थे हमारी पेरीनेटल फैक्टर। ओके, अब वो प्रीनेटल, सॉरी अब ये पेरीनेटल। ओके, पेरीनेटल जो ड्यूरिंग द बर्थ या अर्ली न्यूनेटल लाइफ में होती है। इसका निमोनिक है, नॉन पास्ट भी है, तो एन से क्या हो जाएगा, एन से हमेशा न्यूनेट बनेगा। तो न्यूनेट का क्या हो सकता है, न्यूनेट का जॉन्डिस हो सकता है, न्यूनेट का मेनिंजाइटिस हो सकता है। ओके, ओ से आपका ऑटोटॉक्सिक ड्रग आ जाएगा, पी से आपका क्या आ जाएगा, प्रीमेच्योरिटी आ जाएगी एंड द लो बर्थ वेट बेबी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद ए से क्या आ जाएगा, ए से नॉक्सिया आ जाएगा, एस से आपका सेप्सिस आ जाएगा, टी से टाइम स्पेंड इन द न्यूनेटल आईसीयू, और लास्ट में क्या आ जाएगा, बी से आपका बर्थ इंजरी आ जाएगा। ओके, जबकि पोस्ट नेटल कॉजेज के अंदर क्या क्या, इसको आपने दो में डिवाइड कर देना, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जो जेनेटिक के अंदर अपने दो चीजें नोट करनी है, नंबर 1 फैमिलियल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल डेफनेस, और नंबर 2 आपने AKH को याद रख लेना है। AKH में आपका एल्पोर्ट क्लिपल-फील्ड सिंड्रोम और हर्लर सिंड्रोम हो जाएगा। मिमोनिक है AKH, एल्पोर्ट क्लिपल-फील्ड और हर्लर सिंड्रोम। नॉन जेनेटिक के अंदर वंस अगेन एक और मिमोनिक है। ओके, लेकिन चलो आप बीम्स को तो रट्टा मार लेना कि बीम्स में क्या था, बीन्स सीबन-मैन सिंड्रोम था, एलिवेटेड वेस्टिबुलर एक्विडक्ट था। ए से आपका अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया, एम से माइकल और मेंडोनी डिस्प्लेजिया आ जाएगा, इसमें एप्लेजिया और डिस्प्लेजिया, और लास्ट में एस से क्या बनेगा, शेबी डिस्प्लेजिया आ जाएगा। बस काफी इतना। ओके, अब एक्वायर्ड की तरफ आ जाओ। ओके, एक्वायर्ड, अब एक्वायर्ड के अपने कॉजेज यहाँ से तैयार नहीं करने, बल्कि आपने तैयार करनी है सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाले चैप्टर में। तो जो सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, इसमें क्या होगा, 30 डेसिबल का सडन है। तो ओके, सडन में 30 डेसिबल का लॉस देखने को मिलेगा। अब जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होती है, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, 30 डेसिबल का आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2, 3 कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखने को मिले, और वो भी 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर 3 कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी में 30 डेसिबल का लॉस देखने को मिले, उसको सडन बोलते होते हैं। क्लियर। तो अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है, टियोलॉजी में आप इसको रट्टा मारना है, इन द वेरी एयर टू नो मेजर पैथोलॉजी, कि कान के अंदर चला गया लेकिन कोई मेजर पैथोलॉजी नहीं मिली। इन द वेरी एयर टू नो, ओके, इन द वेरी एयर टू नो मेजर पैथोलॉजी। ओके, तो इन द वेरी, तो आई से इन्फेक्शन। ओके, टी से क्या, ट्रॉमा आ जाएगा, वी से वेस्कुलर आ जाएगा, ई से आपका ईयर या ऑटोलॉजिकल आ जाएगा, टी से आपका टॉक्सिक आ जाएगा, एम से न्यूप्लास्टिक आ जाएगा, एम से मिसलेनियस आ जाएगा, पी से पैथोलॉजी आ जाएगा। ओके, अब आई के अंदर आ जाते हैं इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन में मम्स आ जाएगा, हर्पीज जोस्टर, मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, सिफिलिस या ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। ट्रॉमा के अंदर आपने मोटी मोटी की एग्जाम्पल नोट करनी है। अच्छा, इन्फेक्शन में हर्पीज जोस्टर का तो याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी मेनिंजाइटिस की वजह से भी सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वगैरह हो सकता है। क्लियर। अच्छा, यूनिलैटरल होता है। इसके बाद ट्रॉमा की तरफ आ जाओ। ट्रॉमा में आप हेड इंजरी को देख लो, वास्कुलर के अंदर आपका ल्यूकेमिया आ जाएगा, ठीक है, या एका की थ्रोम्बोसिस है। ईयर के अंदर आपका मिनिया डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिया डिजीज, कॉगन सिंड्रोम, लार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ऑटोटॉक्सिक ड्रग इंसेक्टिसाइड है, नियोप्लास्टिक है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, मेटास्टेसिस है, बाकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस या हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आपको ये याद नहीं होती हेडिंग, तो फिर सिंपल, अगर आप यहाँ पे आ जाओ, फिर इसमें नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस इजी तैयार कर लो, ऑटोटॉक्सिक ड्रग आ जाएगा, प्रेस बाइक्यूसिस आ जाएगा, मिनिया डिजीज है, कॉस्टिक न्यूरोमा, सडन हेयरिंग लॉस है, फैमिलियल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 4-5 एग्जांपल नोट कर लेना। तो आ जाएगा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाला। इसके बाद प्रेस बाइक्यूसिस वाला टॉपिक है। ओके, तो प्रेस बाइक्यूसिस वाला टॉपिक की तरफ आ जाती है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जो कि फिजियोलॉजिकल एजिंग की वजह से होता है। 65 में देखने को मिलेगा, बायलैटरल होता है, इसके अंदर स्लोपिंग कर्व देखने को मिलेगी पीटीए के अंदर। ओके, 65 से ऊपर देखने को मिल सकता है। यह हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। इसको आपने 4 में डिवाइड कर देना, सेंसरी न्यूरल मेटाबॉलिक कॉक्लियर आ जाएगा। ओके, जो मेटाबॉलिक है उसको हम स्ट्रायल भी कहते हैं, सीनियर सीएम से रट्टा मार सकते हैं, स्ट्रायल और कॉक्लियर है। ठीक है। ओके, सीनियर सीएम है। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं सेंसरी के अंदर। अब सेंसरी के अंदर क्या होगा, सेंसरी के अंदर मसला आपके सेंसरी ऑर्गन के अंदर होगा, डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई होगा, स्टार्ट होकर बेजल कॉइल से और ये प्रोग्रेस करेगा अपेक्स की तरफ, यानी हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा होता है। ओके, और मैंने कहा था कि जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन होती है, फंक्शन होती है हमारी नर्व, कार्टरी नर्व का, दैट इज मीन कि न्यूरल के अंदर आपकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पुअर होगी, बाकी सब के अंदर आपकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन अच्छी होती है। ओके, तो न्यूरल के अंदर मसला डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसमें मसला डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल गैंग्लिया होता है, जो कि ये भी बेजल कॉइल से लेकर अपेक्स की तरफ जाएगा। इसमें भी होगा क्या, इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस होगा, लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन
पुअर होती है। इसके अंदर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन आपको सही देखने को मिलेगी। ऑडियोग्राम इसमें फ्लैट होगा, लेकिन इसमें ऑडियोग्राम क्या देखने को मिलेगा, इसमें स्लोपिंग देखने को मिलेगा। जबकि अगर राइजिंग कर्व देखने को मिले तो राइजिंग कर्व का मतलब है कि ये मिनियर डिजीज को बता रहा है, या फ्लैट आ गया तो वो भी मिनियर डिजीज में होता है। जो स्ट्रायल मेटाबॉलिक, इसमें आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी स्ट्राइवस्कुलरिस की वजह से। अब स्ट्रायल मेटाबॉलिक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो स्ट्राइवस्कुलरिस का एडीमा होता है कौन कराती है, लूप डाययूरेटिक करवा देती है। क्लियर। यहाँ पे ऑडियोग्राम फ्लैट होता है लेकिन स्पीच डिस्क्रिमिनेशन सबके अंदर अच्छी होती है। तो नंबर 1 क्या होगा, आपने इसके मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। मैनेजमेंट में अच्छा यहाँ पे रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, बाकी इनको सुनने में समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है, टीनाइटस होता है। नंबर 1 आपने हेयरिंग एड देना। अब हेयरिंग एड्स आपसे सवाल पूछ सकते हैं, हेयरिंग एड क्या होता है, हेयरिंग एड के टाइप्स क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो आपने हेयरिंग एड्स को आपने क्या करना है, हेयरिंग एड्स को ये हेयरिंग एड्स को 3 में डिवाइड कर देना है, यानी ये रिहेबिलिटेशन वाले चैप्टर में है। ओके, तो इसमें कन्वेंशनल आ जाएगा, बाहा आ जाएगा और इम्प्लांटेबल हेयरिंग एड आ जाएगा। ओके, तो कन्वेंशनल, बाहा और इम्प्लांटेबल आ जाएगा। क्लियर। नंबर 2 आपने स्पीच रीडिंग करवानी है थ्रू द विजुअल क्यूज। नंबर 3 आपने स्मोकिंग या स्टिमुलेंट लाइक टी और कॉफी को आपने अवॉइड कर देना, जो कि टीनाइटस को कम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सडन सेंसरी न्यूरो हेयरिंग लॉस के अंदर आपसे कि प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है। तो नंबर 1 आपने फ्रीक्वेंसी को देखना। नंबर 1 इंटेंसिटी से स्टार्ट कर लो, फिर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर लो, फिर टाइम को देखो, फिर मिमोनिक रट्टा मान लो लव को। ओके, तो आई से क्या होगा, इंटेंसिटी मतलब अगर सीवियर लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है तो बैड प्रोग्नोसिस है। टाइमिंग को देखो कि अगर 2 हफ्ते में ठीक नहीं होता तो उसका मतलब सीवियर बैड प्रोग्नोसिस है, लव है। ओके, एल से क्या होगा, लेट ट्रीटमेंट है तो बैड प्रोग्नोसिस है, ओल्डर पेशेंट तो बैड प्रोग्नोसिस है, वर्टाइगो तो बैड प्रोग्नोसिस है। बस इसको तैयार कर लेना। तो ये हो गया हमारा प्रेस बाइकोसिस वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद है NIHL, नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस। आई डोंट थिंक सो कि नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक MCQ आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको कॉस्टिक डिप देखने को मिल सकती है, जो कि टिपिकल नॉच होती है 4K में देखने को मिल सकती है। एयर और बोन कंडक्शन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है, सिमेट्रिकल होती है, दोनों साइडों पे होती है। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलो हम तैयार कर लेते हैं। ऐसा ये नॉइस ट्रॉमा है, नॉइस ट्रॉमा। लेकिन इससे पहले अगर हम ड्रग्स की बात करें, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है इसको आपने कौन कौन से है, A3-MCD है, A से 3E आ जाएगी, माइनोग्लाइकोसाइड आ जाएगा, एंटी मलेरियल आ जाती है, और एक और ऐसे एनाल्जेसिक आ जाती है। ओके, अब A3 हो गया। M से क्या होगा, M से आपकी होगी मिसलेनियस, जिसमें मिमोनिक या डेप यानी एंटीबायोटिक ऑलमोस्ट ये, कि D से क्या हो जाएगा, डिफ्रॉक्सामिन आ जाएगा, लेकिन डिफ्रॉक्सामिन एंटीबायोटिक नहीं है। ओके, एम्पिसिलिन है, प्रोपाइलथाइरोसिल और इथ्रोमाइसिन यानी एंटीबायोटिक देख लेना। ओके, C से क्या होगा, C से आपका केमिकल्स आ जाएगा, और C से आपका क्या हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग है। साइटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। और D से क्या हो जाएगा, डायूरेटिक है। डायूरेटिक में लूप डायूरेटिक होती है, फिरोसिमाइड होगा, इथाकनाइनिक एसिड होगा, और इसके अलावा होगा ब्यूमेटिनाइड होगा। ओके, अब अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर क्या सवाल आ सकता है, अच्छा ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सी जो 3 ड्रग्स होती है वो रिवर्सिबल लॉस करवाती है, तो उसका मिमोनिक है, सादिक है। ओके, ऐसे सैलिसाइलेट हो जाएगा। ओके, D से आपका डायूरेटिक आ जाएगा, और Q से आपका क्विनिन आ जाएगा। ओके, अब ये नोट करना कि जो डायूरेटिक होती है एडीमा और सिस्टिक चेंजेस पर रिड्यूस करती है, स्ट्राइवस्कुलरिस और कॉक्लियर डक्ट के अंदर रिवर्सिबल होता है, जबकि सैलिसाइलेट वाली क्या करती है, एंजाइम्स को इंटरफेयर करती है। और जो क्विनिन होती है ये क्या करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है स्मॉल वेसल ऑफ कॉक्लिया के अंदर। जबकि हमारी जो वेस्टिबुलर टॉक्सिक है उसका मिमोनिक है GTS, तो उसमें क्या होगा, G से जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। ओके, अब ये टाइप 1 हेयर सेल को उड़ा देती है। टाइप 1 हेयर सेल किसके अंदर होती है, क्रिस टेम्पोरालिस में देखने को मिलती है। और जो हमारा सैंड की है, सैंड से कैसे क्या होगा, सीसोमाइसिन आ जाएगा, मीकासिन आ जाएगा। ओके, नियोमाइसिन आ जाएगा। ओके, D से आ जाएगा आपका डी से वैसे क्या आता है, डी से डी हाइड्रोसेप्टामाइसिन और कानामाइसिन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करती है, आपके आउटर हेयर सेल को डिस्ट्रक्शन करा देते हैं, खासतौर पर बेजल से स्टार्ट होकर एपेक्स की तरफ लेकर चली जाती होती है। उसमें आपको डिलेड टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नॉइस ट्रॉमा है, नॉइस ट्रॉमा को आपने 2 में डिवाइड कर देना, कॉस्टिक ट्रॉमा आ जाएगा और दूसरा नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस। अच्छा, नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस आपके सवाल में है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्टिक मैंने गलती से लिख दिया, लेकिन ये बात नोट कर लेना कि जो हेयरिंग लॉस होता है वो 160 के ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। नॉइस इंड्यूस में आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। अब नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस में क्रॉनिक एक्सपोजर होगा टू द लेस इंटेंस साउंड। ओके, ठीक हो गया। कॉस्टिक ट्रॉमा में क्या था, कॉस्टिक ट्रॉमा में बम फटा, धमाका हुआ, या कोई पटाखा फोड़ दिया, तो उसकी वजह से आपको कॉस्टिक ट्रॉमा देखने को मिलेगा, यानी सडन होता है, आपको ग्रेजुअल देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर नंबर 1 है टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट है। टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि रिकवरी आपको कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही घंटों में आपको देखने को मिल सकती है, कुछ घंटे के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे टेम्परेरी इंपेयरमेंट होती है। क्लियर, और जो अमाउंट ऑफ TTS है, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है, डिपेंड करता है कि नॉइस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन क्या थी। इसके बाद परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, परमानेंट के अंदर आपकी परमानेंट इंपेयरमेंट देखने को मिलती है, वो रिकवरी भी नहीं होती। अब जो डैमेज होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, नंबर 3 कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड और ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और प्री एग्जिस्टिंग एयर डिजीज। मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का कोई सवाल पास्ट में आया हो, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी है कि अगर 2 से लेकर 3000 की फ्रीक्वेंसी है तो वो ज़्यादा डैमेज करेगी। नंबर 2 फैक्टर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का। अच्छा, यहाँ पे मैंने फैक्टर इसी के हिसाब से बताए थे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन या टाइमिंग 2 हफ्तों का मैंने कहा था। बाकी लेटर ट्रीटमेंट, ओल्डर ट्रीटमेंट और ओल्डर पेशेंट और वर्टाइगो का बताया था। बाकी इन फैक्टर्स को देख लेना। आई डोंट थिंक सो, ये तो याद भी नहीं होगा, बहुत फजूल फैक्टर है। ओके, ठीक है। अच्छा, नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस क्या करती है, हेयर सेल्स को स्टार्ट डैमेज कर देती है, खासतौर पर हमेशा स्टार्ट होगी बेसल से, हमेशा ओपेक्स की तरफ जाते होते हैं। आउटर हेयर सेल्स का आपको डैमेज पहले देखने को मिलेगा। ओके, बस ये बात नोट
नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चले जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अच्छा ये भी नोट कर लेना कि जो ईयर प्लग्स होते हैं, ईयर प्रोटेक्टर होते हैं, जब 85 से ऊपर साउंड हो तो आपने यूज़ करनी है, आपको 35 तक प्रोटेक्शन दे सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं NIHL हो गया। इसके बाद एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया। यस, दीज आर द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया की जो चीज़ पूछी जाएगी पहले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। ट्रीटमेंट का जो मिमोनिक होता है, मिमोनिक बल्कि इसका नहीं है मिमोनिक, लेकिन मैं इजी करके बता देता हूँ। आपने इसका ट्रीटमेंट को मेडिकल और सर्जिकल करके लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के बारे में बात करनी है। ये आप किस में करोगे, जब फीवर या सीवियर एयरएक है। तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरे नंबर पे हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और तीसरे नंबर पे मोरक्सिला कैटेरालिस आता है। तो इसमें आपने एम्पिसिलिन यूज करना है। अभी डोजेस को बेशक ना तैयार करो, लेकिन मुझे कोई ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई डोजेस का सवाल दे देंगे, क्योंकि पैथो में भी इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह की बात की थी। सॉरी, एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन या थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। लेकिन अगर हमेशा ये बात नोट कर लेना कि जब भी पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस होगी या नहीं रेजिस्टेंस नहीं हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एलर्जी आ जाती है, तो आपने एरिथ्रोमाइसिन को फेवर करना होता है। क्लियर। अगर आप एंटीबायोटिक को 10 दिन से कम आपने 10 दिन तक देनी है, लेकिन अगर 10 दिन से पहले छोड़ दिया ना तो फीवर और ईयर एक तो ठीक हो सकता है, लेकिन कान के अंदर पानी भर जाएगा, और जब कान के अंदर पानी भर जाएगा स्टीराइल फ्लूइड हो जाएगा, उसको स्किलेटिव टाइटस मीडिया कहते हैं। उसमें आपको रेजिडुअल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। अच्छा, नंबर 1 एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। नंबर 2 आपकी डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप है। डीकंजेस्टेंट ड्रॉप दो तरह के होते हैं, एक तो डीकंजेस्टेंट नेजल हो गया, दूसरा ओरल नेजल डीकंजेस्टेंट हो गया। इसके बाद एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक देनी है। किसके लिए देनी है आपने, पेन किलर के लिए देनी है, और टेम्परेचर को फीवर के लिए देनी है। एयर टॉयलेट करना है, ओके, और लास्ट में ड्राई लोकल हीट आपने देनी है जो कि पेन को रिलीव करेगी, और लास्ट में मेनिंगोटमी है। अब मेनिंगोटमी किन किन कंडीशन के अंदर करनी है। नंबर 1 आकर ड्रम बल्जिंग है और एक्यूट पेन है। नंबर 2 इसमें इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है, डिस्पाइट द एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है। नंबर 3 क्या होगा, परसिस्टेंट एफ्लुएंट बियॉन्ड 12 वीक्स, यानी 12 वीक्स का मतलब क्या होता है, 3 महीने हैं। ओके, और कुछ इंडिकेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप कंपेयर करके पढ़ना, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी फील होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसकी इंडिकेशन को, हम कहाँ था हमारा, ओके, ये आ गया हमारा मेनिंगोटमी वाला। नंबर 1 एक्यूट सेपरेटिव टाइटस मीडिया में क्या हम करते हैं, सीवियर एयर को, ओके, बल्जिंग को, ठीक हो गया, एयर को बल्जिंग वाली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। नंबर 2 इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है, ओके, विद द ओपैक ड्रम है, इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन विद द ओपैक ड्रम एंड द परसिस्टेंट कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। नंबर 3 यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे परसिस्टेंट इफ हुई है ना, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है। कॉम्प्लिकेशन आगे दो में डिवाइड करते हैं, ओके, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल के अंदर आपकी कौन कौन सी हो सकती है, ऐसे बता रहे तो एक्स्ट्रा ड्यूरल आ जाएगा, एपिड्यूरल आ जाएगा, जिसको सब ड्यूरल कहते हैं, ब्रेन एब्सेस आ जाएगा, मेनिंजाइटिस आ जाएगा, हाइड्रोसेफेलस। जबकि आपके इंट्रा टेम्पोरल या एक्स्ट्रा क्रेनियल के अंदर आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फेशियल पाल्सी, एक्यूट मास्टरडाइटिस आ जाता है, लैब्रिन्थाइटिस आ सकता है, पेट्रोसाइटिस आ सकता है। और पेट्रोसाइटिस के अंदर एक चीज आती है जिसको क्या बोलती है, पेट्रोसाइटिस के अंदर गिनार्डिनिगो सिंड्रोम बोलते हैं। बाकी उसको वहीं पे जाके करेंगे। अच्छा, ये तो ट्रीटमेंट हो गया इसका, ऑलमोस्ट हो गया। इसके बाद है कि हम आ जाते हैं इसकी, यहाँ पे स्केच आपने तैयार करना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। नंबर 1 एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दी, आपने 3 दिन के बाद आके चेक करना, रिव्यू करना है कि सही रिस्पॉन्स है या नहीं। आपने हमेशा 10 दिन का कोर्स जरूर पूरा करना, नहीं पूरा करोगे वो सिक्योरिटी ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको OME ग्लू या सीरियस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओके, अगर गुड रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपने 10 दिन तक कंटिन्यू करना है, उससे आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फीवर और ईयर एक परसिस्ट करेगा तो आपने 10 दिन तक कंटिन्यू करना है, कल्चर करना, स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग आपने 10 दिन तक देनी होती है। क्लियर। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो ठीक हो जाएगा या फिर परसिस्टेंट फ्लूइड है कि पानी बचा रह गया, तो आपने पीरियोडिक चेकअप करना है, कितने के लिए, 12 हफ्तों के लिए। और 12 हफ्तों के बाद अगर ठीक ना हुआ तो आपने क्या करना है, मेनिंगोटमी परफॉर्म करनी है, ओटाइटिस मीडिया विद फीवर को ठीक करना होता है। क्लियर। तो हमने पहले चीज़ वो तैयार कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती है। एक्यूट सेपरेटिव टाइटिस मीडिया के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, मिडल ईयर क्लेफ्ट के, मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, इसके अंदर 5 स्ट्रक्चर आते हैं। ओके, नंबर 1 यूस्टेशियन ट्यूब, नंबर 2 मिडल ईयर, इसके बाद आपका मास्टर्ड ईयर सेल और एटिक ऑडिटस और एंट्रम। तो 5 चीजें कौन कौन सी है, यूस्टेशियन ट्यूब, मिडल ईयर, एटिक, ऑडिटस, एंट्रम और मास्टर्ड ईयर सेल। ओके, अब इसके अंदर चीजें इंपॉर्टेंट है, बच्चा होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, फीवर, आपको पेन देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। इसमें आपको लाइट हाउस साइन वगैरह भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, रूट ऑफ इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, यूस्टेशियन ट्यूब होता है। ओके, अब ये हमेशा आप पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब से आती है, क्योंकि बच्चों के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब शॉर्टर होती है, वाइडर होती है, और हॉरिजॉन्टल होती है। और ब्रेस्ट या बोटल फीडिंग की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, क्योंकि फ्लूइड जाते होती है। स्विमिंग या डाइविंग आल्सो फोर्सेस वाटर थ्रू द ट्यूब इनटू द मिडल ईयर, या एक्सटर्नल ईयर से आ सकती है, और ब्लड बोर्ड आ सकती है, ब्लड बोर्ड काफी ज्यादा रेयर है। इसके बाद पीरियड डिस्पोजिंग फैक्टर लेके जाके कोल्ड है या रेस्पिरेटरी या एडिनोइडिस को छोड़ दो। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके बाद हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसके बाद मोरक्सिला कैटेरालिस आता है। और यही ऑर्गेनिज्म आपको एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस भी करवाते होते हैं, जो कि आपने उसमें पढ़ना है, नोज वाले चैप्टर में पढ़ना है, और इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी आपने 5 स्टेजेस को रट्टा मारना है। नंबर 1 स्टेज ऑफ ट्यूबल एक्लूजन होती है। स्टेज ऑफ ट्यूबल एक्लूजन में क्या होता है, एडीमा होता है, हाइपरईमिया होगा, किसका, नेसोफेरेंजियल एंड ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब का। तो नंबर 1 इसमें यूस्टेशियन ट्यूब का ब्लॉकेट होगा। यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉकेट की वजह से क्या होता है, जो हमारी एयर होती है मिडल ईयर के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। इसका स्केच यहाँ पे भी बना हुआ है कि ट्यूब की ब्लॉकेट होगी, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होगी मिडल ईयर गैसेस की वजह से, क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से टीएम की रिट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से रिट्रैक्शन की वजह से ट्रांसयूडेट आना शुरू हो जाएगा मिडल ईयर के अंदर, हैमरेज आना शुरू हो जाएगा, जिसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद फीवर भी कहेगा। अगर ये ट्रांसयूडेट या सिंपल हैमरेज वाला स्टीराइल फ्लूइड है। इसके बाद प्रोलॉन्ग की वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग की वजह से ओटाइटिस मीडिया विद फीवर होगा, थिन वाटरी या म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगी, एटिलेक्टेसिस एयर देखने को मिलेगा,
जाएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी, परफोरेशन की वजह से रिट्रैक्शन पॉकेट होगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रेटोमा बन जाएगा, और लास्ट में आपको इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट की रोगियां देखने को मिल सकती है। ये आपको एक्यूट में और ये आपको प्रोलॉन्ग या क्रॉनिक स्टेट में देखने को मिल सकता है। क्या होता है, पहले ओएमई होगा, फिर एटिलेक्टिक एयर होगा, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, एटिलेक्टिक की वजह से रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट की रोगियां देखने को मिलती है, क्लियर। तो इस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से टीएम की रिट्रैक्शन होती है। उसके अलावा आपको कुछ इफ्यूजन देखने को मिलेगी मिडिल ईयर के अंदर, लेकिन अभी फ्लूइड क्लिनिकली एप्लीशिएबल या क्लिनिकली एप्लीकेबल नहीं होता। सिम्टम क्या होगा, डेफनेस और एयर एक आपको सब में देखने को मिलेगा, लेकिन इतने मार्क नहीं होते, इनिशियली होते, फीवर नहीं होता। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड होगी। नंबर 2, हैंडल ऑफ मेलियस का हॉरिजॉन्टल पोजीशन आना शुरू हो जाएगी, अब ये ऑटोस्कोपी में देख रहे हो, ओके। और इसके अलावा नंबर 1 है कि जो हैंडल ऑफ मेलियस का हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। नंबर 2, लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, ओके, लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स है, और ट्यूनिंग फॉर के अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। सब चीज आपने रट्टा मार लेनी है। इसके बाद स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन के अंदर पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेट करना शुरू कर देगा, हाइपरीमिया देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको थ्रोबिंग एयर एक देखने को मिलेगा, डेफिनेट टिनाइटिस और फीवर हाई ग्रेड का हो जाएगा। अब इसके अंदर साइन क्या होगा, नंबर 1, कंजेशन ऑफ पास टेंस, और इसका आपको कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलेगी। कार्ट व्हील अपीयरेंस आपको इसमें एएसओएम में और रेटाइटिस मीडिया विद फील में भी देखने को मिल सकती है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, लीश ऑफ ब्लड वेसल अपीयर अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस, जो लीश ऑफ ब्लड वेसल है वो अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस अपीयर होना शुरू हो जाएगी एट द पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से आपको कार्ट व्हील अपीयरेंस देखने को मिलेगी, क्लियर। तो जो लीश ऑफ ब्लड वेसल अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस एंड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्ट व्हील अपीयरेंस कहते हैं। इसके बाद पार्ट्स फ्लैसिटा यूनिफॉर्मली रेड होना शुरू हो जाएगा। टीनिंग फ्लोर के अंदर 1 सेकंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। बाकी स्टेज ऑफ सुपरेशन के अंदर क्या होता है, टीएम बल्ज होना शुरू हो जाती है, पस बनना शुरू हो जाती है, ओके। और जो टीएम फटने के करीब आना शुरू हो जाती है, एयर काफी ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग होगा, फीवर आपको हाई ग्रेड देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग और कन्वल्जन भी देखने को मिल सकती है, क्लियर। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड और बल्जिंग होगा, तमाम लैंडमार्क खत्म हो जाएगी। यहाँ पे तो आपको हैंडल ऑफ मेलियस देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस या लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स तो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको निप्पल लाइक प्रोट्रूजन देखने को मिलेगी, काफी देखने को मिलेगी एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में, और आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एक्सरे मास्टराइट करोगे तो आपको क्राउडीनेस ऑफ ईयर सेल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ एक्सुडेट है, ओके। इसके बाद आ जाती है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर क्या होगा, टिम्पैनिक में रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से पस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे एक साइन होगा जिसको पल्सिटल लोटोरिया या लाइट हाउस साइन कहते हैं। पल्सिटल लोटोरिया क्या होता है, पस कमिंग आउट ऑफ मिडल ईयर, ठीक हो गया, लार्ज प्रेशर के साथ आती है, उसको पल्सिटल लोटोरिया कहते हैं, या उसको लाइट हाउस साइन भी कहते हैं। ये आपको और किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ईएसओ में देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है क्विन मास्टरडाइटिस में। तो हमने पूरा रिवाइज कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं टाइटिस मीडिया विद फीएन के अंदर। तो पहले हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जो चीज सबसे पहले पूछी जाएगी हम उसी को ना पहले तैयार कर ले, ओके। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको 2 में डिवाइड करते हैं, मेडिकल के अंदर और सर्जिकल के अंदर। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल थेरेपी पड़ता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक करते हैं, लेकिन किसी वजह से काम की नहीं होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए होती है। वहाँ पे अपने डीकंजेस्टेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे भी डीकंजेस्टेंट है, यहाँ पे एंटी एलर्जी आ जाएगी एलर्जी के लिए। उसके अलावा मिडिल ईयर एरेशन है, मिडिल ईयर की एरेशन कैसे करोगे, वाल्सल्वा से करोगे, पोलिटराइजेशन करोगे, इसके अलावा कैथेटराइजेशन करोगे, या गम्स च्यूई करना शुरू कर दोगे, यानी इनकी वजह से क्या करोगे, स्टेशन ट्यूब को ओपन करोगे। कैसे करोगे, वाल्सल्वा मैन्यूवर से, पोलिटराइजेशन से, आगे स्टेशन ट्यूब की कैथेटराइजेशन से, या गम्स को च्यू करना शुरू कर दोगे, क्लियर। तो ये तो हो जाएगा। आगे हम इसके जो डीकंजेस्टेंट है, डीकंजेस्टेंट में टॉपिकल आ सकते हैं आपके, नेजल डीकंजेस्टेंट आ जाते हैं, एंटी एलर्जिक में एंटीहिस्टामिन आ जाएगी, एलर्जी के लिए देनी है, ओके। एंटीबायोटिक आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देते हैं। उसके बाद मेनिंगोटमी के अंदर क्या होता है, मेनिंगोटमी आपने क्या करना है, इंसिजन देना होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, फ्लूइड को आपने एक्सपायर करना विद सक्शन ट्यूब है, ठीक हो गया। तो जो थिक म्यूकस होता है ना, अगर थिक म्यूकस है तो आपने क्या करना है, आपने म्यूकोलिटिक एजेंट यूज करना है, तो सलाइन यूज करना है, म्यूकोलिटिक एजेंट यूज करना है, ताकि आप लिक्विफाई कर सको। अब आपने ये 2 इंसिजन देने हैं, नंबर 1 इंसिजन एंटीरियर इंफीरियर, और नंबर 2 आपने एंटीरियर सुपीरियर में देना है, ओके। टू एस्पायर थिक ग्लू लाइक सिक्रेशन है, तो उसको बोलते हैं बियर कैन प्रिंसिपल कहते हैं। इस बार ग्रोमेट इंसर्शन है, ग्रोमेट इंसर्शन आपने कहाँ देना होता है, कंटिन्यूट एरेशन मिडिल ईयर के लिए देना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद टिम्पैनोटमी या कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी या किस कब करनी है, जब आपने लोक्यूलेटेड थिक फ्लूइड को या दूसरी पैथोलॉजी को, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल ग्रैन्युलोमास को भी निकालना, तो हमने टिम्पैनोटमी या कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी करनी है। लास्ट में हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर लाइक टॉन्सिलेक्टमी, एंटीनाइडेक्टमी या वाश आउट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रोमा वगैरह करना होता है, तो ये भी मेनिंगोटमी के टाइम पे करते होते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं बायोफिल्म की तरफ। बायोफिल्म क्या होती है, बायोफिल्म एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, बायोफिल्म के बारे में मैंने यहाँ पर, अच्छा बायोफिल्म क्या होती है, बायोफिल्म में बैक्टीरिया जो एग्रीगेटेड होती है ना, उनकी वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके। तो जो बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड उसको बोलते हैं बायोफिल्म होती है। लेयर होती है न्यूट्रिएंट की डिफ्यूजन करवाती होती है आगे, और इसके अलावा ये डब्ल्यूबीसी के एक्युमुलेशन को रोक देती होती है। इसके फंक्शन लिखे हुए। अच्छा, ये किन किन कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म आपको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में देखने को मिलती है। नंबर 2 आरएस राइनोसाइनसाइटिस में, इसके अलावा टॉन्सिल और एडिनाइड के इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब में, स्टेंट में, कैथेटर में बन सकती है। इसकी कॉम्प्लिकेशन को रट्टा मारने का निमोनिक है, ओ कार्ट है, ओके। वो से क्या होगा, ऑसिकुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, खासतौर पे लॉन्ग प्रोसेस ऑफ विंकल या स्टेपीज का सुपर स्ट्रक्चर की नेक्रोसिस हो जाती है। 50 डेसिबल का लॉस देखने को मिलेगा, वैसे नॉर्मल 40 डेसिबल का लॉस होता है, क्लियर। अब सी से क्या हो जाएगा, सी से आपका क्या हो जाएगा, सी से कोलेस्ट्रॉल ग्रैन्युलोमा हो जाएगा ड्यू टू स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन इन द मिडिल ईयर और मास्टोइड। इसके बाद ए से क्या हो जाएगा, ओके, ए से एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एटिलेक्टेसिस ऑफ मिडिल ईयर देखने को मिलेगा, ओके। आर से क्या होगा, रिट्रैक्शन पॉकेट, और टी से टिम्पैनोस्क्लेरोसिस की हाइलिनाइजेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अराउंड द ओसिकल और उनके जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फिक्सेशन हो जाएगी। बाकी जो टेस्ट है यहाँ पर टेस्ट हियरिंग टेस्ट है, जिसमें आपने ट्यूनिंग फॉर टेस्ट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। इसके अलावा 20 से लेकर 40 का आपको प्योटन ऑडियो
ऑडियोमेट्री में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका इंपेडेंस ऑडियोमेट्री में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बी टाइप कर्व देखने को मिलते हैं, फ्लैट कर्व देखने को मिल सकती है, रिड्यूस कंप्लायंस होती है, शिफ्ट आपको नेगेटिव साइड में देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम मास्टर में क्लाउडीनेस देखने को मिलती है। बाकी सिम्टम की तरफ आ जाते हैं। सिम्टम में क्या होगा, हेयरिंग लॉस होता है 40 पे नीचे होता है, ओके, और डिलेड डिफेक्टिव स्पीच होती है, माइल्ड ईयर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया, ओके। अब ओटोस्कोपी फाइंडिंग के अंदर नंबर 1 टिम्पैनिक वेवलेंथ डल या ओपैक होती है, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स होगा। इसके अलावा येलो ग्रे या ब्लूश कलर होती है, आपको कार्ड फील्ड अपीयरेंस भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो माइल्ड होती है। इसके अलावा बल्जिंग आपको देखने को मिल सकती है पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ड्यू टू फ्लूइड लेवल या बबल्स भी देखने को मिल सकती है। मोबिलिटी ऑफ टिम्पैनिक वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाकी इसकी टियोलॉजी लिखी है कि टियोलॉजी 4 मैकेनिज्म में मेल फंक्शनिंग और यूस्टेशन ट्यूब है, जिसके अंदर आपने एडिनोइड हाइपरप्लेजिया, क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है या नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, एक एलर्जी आ जाएगा। एलर्जी की वजह से बायलैटरल है, ओटाइटिस मीडिया की वजह से यूनिलैटरल आ जाती है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर जैसे एडिनो वायरस, राइनो वायरस आ जाती है। तो हमने तकरीबन इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लिया है, ओके। तो 9 टॉपिक हमारे तैयार हो गए, 10 टॉपिक हमारे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कोलेस्टीटोमा है, ओके। कोलेस्टीटोमा का मतलब है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस होती है, ठीक है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। जो कंजेनिटल वाला पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है, एक्वायर्ड वाला आपका जो प्राइमरी वाला होता है एटिक एरिया में होता है। एटिक एरिया में पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट की आपको देखने को मिल सकती है, ओके। एटिक वाले में या पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नॉर्मली होता है कि मिडिल ईयर के अंदर आपको जो स्क्वेमस एपिथेलियम कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो कोलेस्टीटोमा का मतलब होता है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, और ये मिस नंबर होता है ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होती है ना, इसमें कोई ट्यूमर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि इंटीरियर इंफीरियर पार्ट के अंदर सिलेटेड कलमना एपिथेलियम होता है, क्यूबाइडल सेल आपको मिडिल पार्ट में देखने को मिल सकता है, और एटिक वाले पार्ट में आपको पेवमेंट लाइक देखने को मिलेगा, यानी केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं कोलेस्टीटोमा। अब कोलेस्टीटोमा के अंदर 2 चीजें होती है। नंबर 1 मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि रेस्ट करते हैं स्ट्रोमा फाइब्रस टिश्यू। नंबर 2 सेंट्रल व्हाइट मैस। तो सेंट्रल व्हाइट मैस किससे प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है जो कि थिन स्ट्रोमा के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। नंबर 2 आपका सेंट्रल व्हाइट मैस आ जाएगा। सेंट्रल व्हाइट मैस के अंदर आपको केराटिन डैमेज देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एपिडर्मोसिस या केराटोमा आ जाएगा। अब थ्योरीज ऑफ ओरिजिन इसका मिमोनिक होता है, क्रश ओके, सी से कंजेनिटल सेल रेस्ट आ जाती है, ओके। आर से आपका र्यूडी थ्योरी है, ओके। यू को काट के आपने डब्ल्यू बना देना तो उसको विट मैक थ्योरी कहते हैं, ओके। एस से आपका सैडी थ्योरी आ जाएगा, और एस से आपका हैबरमैन थ्योरी आ जाएगा। तो नंबर 1 कंजेनिटल सेल रेस्ट आ जाएगा, ओके। इसके बाद आर से क्या हो जाएगा, आर से आपका र्यूडी थ्योरी है, ओके। र्यूडी थ्योरी के अंदर बेसल सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जो हमारे इन्फेक्शन की वजह से आपके जर्मिनल सेल्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोड्यूस कर देंगे। इसके अलावा जो आर से भी हो गया, इसके बाद हम यू वी डब्ल्यू की तरफ आ जाते हैं। डब्ल्यू के अंदर क्या होगा, इन्वेजिनेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन 2 जगह से होगी, नंबर 1 एटिक से, नंबर 2 पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द पास्ट टेंसर से, ठीक हो गया। तो इन्वेजिनेशन होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, इसका पूरा मैकेनिज्म अगले सफे पे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इन्वेजिनेशन की वजह से कोलेस्टीटोमा देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। इसके बाद एपिथेलियल इन्वेजन है, अभी इन्वेजन आपको परफोरेशन वाले एरिया में देखने को मिलेगी। लास्ट में मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, ओके। अब हमने कोलेस्टीटोमा को 2 में डिवाइड करना, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को 2 में डिवाइड करना, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ओके। जो हमारी परफोरेशन वाली थ्योरी है ना, परफोरेशन वाली थ्योरी कौन सी थी, एपिथेलियल इन्वेजन वाली, तो हमारी हैबरमैन थ्योरी थी, तो वो यहाँ पे अप्लाई होती है, क्लियर। जबकि मेटाप्लेजिया सब में अप्लाई होगा, और बाकी जो 3 थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। कंजेनिटल सेल रेस्ट वाली इसमें आपको देखने को मिलती है, ओके। अब यहाँ पे जो कंजेनिटल कोलेस्टीटोमा 3 जगह पे देखने को मिलता है। नंबर 1 इसका मिमोनिक सीपीएम है, ओके। सी से सेरिबुलर पोंटाइल आ गया, पी से पेट्रस वेपेक्स आ जाएगा, ओके। एम से मिडिल ईयर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा, और सिम्प्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करेगा डिपेंडिंग अपॉन इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। इसके बाद कि जो मिडिल ईयर कोलेस्टीटोमा होगा वो व्हाइट मैस बनाना शुरू कर देगा, यानी व्हाइट मैस होगा बिहाइंड द इंटेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। उसके अलावा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवा देगा, फिर डिस्चार्ज भी करा सकता है। जो प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टीटोमा को प्राइमरी इसलिए कहता है क्योंकि आपको प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया कोई प्रीवियस परफोरेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, प्री एग्जिस्टिंग ओटाइटिस मीडिया चलेगा, या फिर इसमें परफोरेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे परफोरेशन कहाँ पे होगी, पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन होगी, या लार्ज सेंट्रल परफोरेशन भी हो सकती है, ओके। लेकिन इसमें मार्जिनल परफोरेशन ज़्यादा होती है। जो सेंट्रल परफोरेशन होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में होती है, जबकि हमारी एटिको एंटर के अंदर या अनसेफ के अंदर हमारी क्या होती है, हमारी एटिक या मार्जिनल परफोरेशन देखने को मिलती है, क्लियर। लेकिन ज़्यादातर हमारी मार्जिनल परफोरेशन होती है। अब हम आ जाते हैं इन्वेजिनेशन पार्ट फ्लैसिड, इस डायग्राम को रट्टा मार लेना है, ठीक है। अब प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टीटोमा नंबर 1 यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन है। यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से एटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट बनना शुरू हो जाएगी। पोस्टीरियर सुपीरियर किसकी पार्ट की, पार्स टेंसर की होती है। तो प्राइमरी एक्वायर्ड के अंदर ये थ्योरी आ गई। इस थ्योरी का क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम विटमैक थ्योरी। इसके बाद आ जाएगी प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल ईयर, ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या मेटाप्लेजिया हो गया, ओके। इसके बाद आ जाते हैं स्कैंड्री की तरफ। स्कैंड्री में 1 सेकंड आपने इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की वजह से मेटाप्लेजिया हो जाएगा, या फिर इन्फेक्शन है नेक्रोटाइजिंग एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज सेंट्रल या मार्जिनल परफोरेशन, उसकी वजह से एपिथेलियल सेल माइग्रेट करना शुरू कर देगा थ्रू द परफोरेशन, उसकी वजह से क्या होगा, स्कैंड्री एक्वायर्ड कोलेस्टीटोमा होगा। बाकी जो कोलेस्टीटोमा होता है, कोलेस्टीटोमा क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा क्या करेगा, बोन की रोजन करा देगा, ओके। अभी रोजन कैसे करवाता होता है, नंबर 1 है कि कोलाजिनस प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, लाइक कोलाजिनस होगा, एसिड फास्फेटेज होगा, प्रोटीओलिटिक एंजाइम होगा। अभी ऑस्टियोक्लास्ट से मोनोन्यूक्लियर सेल से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ओके, और इसके अलावा प्रेशर नेक्रोसिस से भी कराता है, लेकिन एक्सेप्टेड नहीं होती। अब एंजाइम्स वाली थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। और जो कोलेस्टीटोमा वाली जो है ना हमारी डिजीज, वो हमारी कौन सी होती है, हमारी ये वाली होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं CSOM की ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट तैयार करना है, तो कंप्लीट चलो तैयार कर लेते हैं CSOM वाले को, ओके। अच्छा, ईयर के टोटल 21 टॉपिक है, तो इस वीडियो के अंदर 21 टॉपिक्स को 21 टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम किस कौन से टॉपिक पे, अभी हम
11वें टॉपिक पे है। ओके, तो जो CSOM है, CSOM के अंदर क्या क्या बातें नोट करनी है। नंबर 1 है कि लॉन्ग स्टार्टिंग इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर के लेफ्ट का। मिडिल ईयर के लेफ्ट के अंदर मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 यूस्टेशन ट्यूब, मिडिल ईयर कैविटी आ जाती है। उसके अलावा आपके मास्टर एंट्रम है, ओके, ऑडिटस आ जाता है, ओके, इसके अलावा एंट्रम आ जाएगा, उसके अलावा एटिक आ जाएगा। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें मिडिल ईयर के लेफ्ट में एयर डिस्चार्ज होगा, ओके, परमानेंट परफोरेशन होती है। जो परफोरेशन परमानेंट कब कहेगी, जब इसके एजेस कवर्ड हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम से, और ये हील सपोर्टेनियसली नहीं होता। ओके, तो जो इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं एपिथेलियल फिस्टुला ट्रैक से कर सकते हैं। ओके, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिक कंट्रोल वाला। ट्यूबर टिम्पैनिक को अनसेफ बोलते हैं, इसको हम अनसेफ कहते हैं। अब इसका निमोनिक है ADP-CG2, ओके, C2, ओके। ए से क्या होगा, नंबर 1 ए से आपका आ जाएगा ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम इसके अंदर ट्यूबर टिम्पैनिक है, सेफ के अंदर कंडक्टिव वेरिंग लॉस, इसके अंदर आपको मिक्स देखने को मिलता है, सेंसरी न्यूरल या मिक्स्ड आपको देखने को मिलेगा। वैसे कंडक्टिव होती है लेकिन मिक्स्ड होती है। इसके बाद हमारा डी है, डी से क्या होगा, डिस्चार्ज। इसमें डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होती है, इसमें डिस्चार्ज कांटी होती है, इसमें डिस्चार्ज म्यूकॉइड होती है, इसमें प्रूलेंट होती है, इसमें ओडरलेस होती है, इसमें फुल स्मेलिंग होती है। ओके, पी आ जाएगा। पी से क्या होगी, परफोरेशन है। परफोरेशन इसमें सेंट्रल, इसमें एटिक है, मार्जिनल परफोरेशन आ जाएगी। ओके, इसके बाद आ जाते हैं CG की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन और कोलेस्टेटोमा इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ग्रैनुलेशन के बारे में बात करें तो ग्रैनुलेशन इसमें भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये आ गया हमारा। तो ट्यूबर टिम्पैनिक वाला कहते हैं कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन होती है, खासतौर पर एक्जिथेमेटस फीवर के बाद आपको देखने को मिल सकता है, या स्टार्टिंग इन्फेक्शन वाया यूस्टेशन ट्यूब की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, या इसकी पैथोलॉजी वगैरह को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है इसका निमोनिक होता है, पीप्स होता है। ओके, पीस से क्या बनेगा, पी से प्रोटीज बनेगा। ओके, पी से सूडोमोनास भी बनता है। अच्छा, ई से इसेर्शिया कोलाई, पी से सूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस हो रही है। जबकि एनारोब के अंदर बैक्टीरियाइड्स हो जाएगा और एनारोबिक स्टेप्टोकोकाई आ जाएगा। तो ये हमारी एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम होती है। बाकी यहाँ पे परफोरेशन ऑफ टीएम है। परफोरेशन ऑफ टीएम को 2 में डिवाइड करते हैं, पास टेंसर कहते हैं, पास फ्लैसिडा कहते हैं। पास फ्लैसिडा को एटिक परफोरेशन बोलते हैं, पास टेंसर को 2 में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल परफोरेशन और मार्जिनल परफोरेशन होती है। ठीक है, अब मार्जिनल परफोरेशन की डिफरेंट टाइप होती है। यहाँ पे जो परफोरेशन होती है एनुलस को इन्वॉल्व कर देती है और सर्कस टिम्पेनस तक पहुंच जाती है, तो एनुलस को उड़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल परफोरेशन। इसके अंदर आ जाती है पोस्टीरियर सुपीरियर वाली। अब जो पोस्टीरियर सुपीरियर वाली या एटिक परफोरेशन वाली ये किसके अंदर आ जाती है, आपकी आती होती है एटिक वेंट्रल के अंदर आती है। जबकि जो पार्स टेंसर में जो सेंट्रल परफोरेशन होती है आपको देखने को मिलेगी ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर देखने को मिलती है। बाकी इसकी भी डिफरेंट टाइप होती है, लाइक एंटीरियर हो सकता है एंडोलोमेलियस से, और पोस्टीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, या सब टोटल हो सकता है, वेरी लार्ज परफोरेशन। ओके, ठीक है। बाकी इनकी टाइप्स ऑफ परफोरेशन सीन इन बाकी से छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, तो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की क्लासिफिकेशन लिखे, इसको आपने 2 में डिवाइड कर देना है। म्यूकोजल डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर टिम्पैनिक, या हम इसको सेफ भी बोलते हैं, सेफ CSOM। जबकि स्क्वेमस सेल वाले को या स्क्वेमस सेल वाले को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते होते हैं हम एटिक कंट्रोल वाला बोलते हैं। ठीक है, अनसेफ भी बोलते हैं। म्यूकोजल डिजीज को आपने 3 में डिवाइड कर देना है, एक्टिव और इनएक्टिव। इसके अलावा हील्ड है, हील्ड को बोलते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, इनएक्टिव को परमानेंट परफोरेशन, और एक्टिव को बोलते हैं क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्लियर, सिंपल आपने कर देना। बाकी जो स्क्वेमस डिजीज को भी आपने 2 में डिवाइड कर देना। ओके, इसमें रिट्रैक्शन पॉकेट है, रिट्रैक्शन पॉकेट आपको पास टेंस या पास फ्लैसिडा में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हम इसको एटिलेक्टिक एयर भी कहते हैं, रिट्रैक्शन पॉकेट वाले को। ये एक्टिव कोलेस्टेटोमा विद डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर, एक्टिव कोलेस्टेटोमा विद डिस्चार्ज। बाकी रिट्रैक्शन पॉकेट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, इसमें एटीरेक्टेसिस वाला भी आएगा, स्टेज 4 एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, या मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जबकि यहाँ पर जो एक्टिव डिजीज, इनएक्टिव डिजीज, ओके, और एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, टिम्पैनस स्क्लेरोसिस का मतलब है हाइलियनाइजेशन एंड द कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपको कब देखने को मिलेगा, जब रेमिनेंट, ये आपको रेमिनेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसमें चाकी वाइट डेपोजिट होते हैं, प्रोमोटरी वगैरह के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी खराब हो जाती है। अच्छा, ये भी हमने रट्टा मार लिया। अब हम क्लिनिकल फीचर की तरफ आ जाती है। इसमें जो डिस्चार्ज होती है नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, म्यूकॉइड होती है, कंटिन्यूअस हो सकती है, इंटरमिटेंट हो सकती है, और ये मोस्टली एट द टाइम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे गैप आपको 10 से लेकर 40 देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, उसका नाम है राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट, यानी जो पेशेंट है वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट को शो करेगा, यानी जो हियरिंग बेटर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज एज कंपेयर टू एयर स्ट्राइक। अगर डिस्चार्ज होगी तब वो सही तरीके से सुनेगा। इसको बोलते हैं हम राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। तो जो हियरिंग है इट इज बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज, तो उसको राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्चार्ज होती है ना वो फेस डिफरेंस को मेंटेन करती होती है। अब जो ड्राई एयर के अंदर साउंड वेव होती है, दोनों ओवल विंडो राउंड विंडो को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से दूसरे को कैंसिल कर देती है। ओके, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगी वो फेस डिफरेंशियल को मेंटेन करती होती है। क्लियर, इसके बाद परफोरेशन वैसे सेंट्रल होती है, इंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर हो सकती है। ओके, या सब टोटल भी आपको देखने को मिल सकता है। सब टोटल का मतलब है कि एक्सटेंडिंग अप टू द एनुलस है। ओके, मिडिल ईयर म्यूकोजा में क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलिप होता है पेल पिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, मॉइस्ट होगा। ओके, और अगर इन्फ्लेम हो गया तो रेड एडिमेटा स्वालन हो सकता है। ठीक है, ओके, ये लिया पॉलिप में भी सीन। ओके, ये हो जाएगा। बाकी हम असेसमेंट की तरफ आ जाते हैं। अब दोनों की असेसमेंट थोड़ी सी सिमिलर है। ओके, आपने निमोनिक रट्टा मारना है, केम है, केम तो सी से क्या होगा, सी से कल्चर एंड सेंसिटिविटी, फिर डिस्चार्ज आ जाएगा। ई से ऑडियोग्राम हो जाएगा, एम से आपका मास्टर एक्सरे और सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन, ई से एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो दोबारा बता दो, यहाँ पे भी आपको सेम देखने मिलेगा। ओके, निमोनिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था असल में। सी से कल्चर एंड द सेंसिटिविटी ऑफ एयर डिस्चार्ज है। ओके, ए से आपका क्या बनेगा, ए से आपका ऑडियोग्राम आ जाएगा, जिसमें ट्यूनिंग फॉर टेस्ट और ऑडियोग्राम आ जाएगा। एम से आपका आ जाएगा मास्टर्ड एक्सरे या सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन, ई से एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, जिसमें हमें ग्रैनुलेशन देखनी है, इन ग्रोथ
स्क्वेमस एपिथेलियम देखनी होती है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस या एडियन वगैरह देखनी होती है, क्लियर, सेंट्रल परफोरेशन देखनी होती है। बाकी ऑडियोग्राम के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, कंडक्टिव वेरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर एंटीबायोटिक ड्रॉप को देखने के लिए करते हैं। जो मास्टर्ड है वो नॉर्मली स्क्लेरोटिक होता है लेकिन निमोटाइज हो सकता है, क्लाउडीनेस वगैरह देखने को मिल सकती है। अब ट्रीटमेंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। CS1 का जो ट्रीटमेंट है ना उसका आपने स्केच बनाना है, एक विदाउट कोलेस्टेटोमा, विद कोलेस्टेटोमा। जो विद कोलेस्टेटोमा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते होते हैं हम एटिक कंट्रोल बोलते हैं। इसमें जो सर्जरी होती है वो किनाल वाला, वो किनाल वाल डाउन होते हैं, किनाल वाला, वो किनाल वाल डाउन, ये क्या भला चीज़ है। अच्छा, किनाल वाला, वो किनाल वाल डाउन विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी है। ओके, अब ये क्या चीज़ें हैं, किनाल वाल अप के अंदर ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर मीडिएटर वाल होती है इंटैक्ट होती है, और यहाँ पर जो किनाल वाल डाउन है इसमें पोस्टीरियर मीडिएटर वाल इंटैक्ट नहीं होती, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो मीडिएटर्स होता है वाइडली ओपन होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, किसी मास्टर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब इसके दो फायदे और तीन नुकसान आते हैं। दो फायदे क्या होते हैं, नंबर 1 रिकरेंस होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, नंबर 2 होता है कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, और नंबर 3 सेकंड लुक सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बार बार क्या होती है, डॉक्टर पर डिपेंडेंस होती है फॉर क्लियरिंग ऑफ मास्टर्ड कैविटी, ओके, वंस या ट्वाइस अगेन। नंबर 2 इसमें स्विमिंग नहीं कर सकता, नंबर 3 वो हियरिंग एड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि इसके दो नुकसान या तीन फायदे हैं कि इसमें आपको रिकरेंस बार बार हो जाती है या सेकंड लुक सर्जरी वगैरह करवानी होती है। अब किनाल वाल डाउन के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आना शुरू हो जाते हैं, किनाल वाल डाउन के अंदर आपके आ जाती है एटिकोटमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। इसके अलावा जो आपके किनाल वाल आप ऐसे आके पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच या कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी आ जाती है, क्लियर। बाकी दोनों की इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके, तो ये तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे की एरिया लिखा हुआ है कि कोलेस्टेटोमा काजेस डिस्ट्रक्शन इन द एरिया ऑफ एटिक और एंट्रम है की एरिया, तो आपको लेटर व्यू से मिलेगा, सीटी स्कैन से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता होता है, ओके। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लिकेशन इन द CSOM, ओके। अगर पेन है तो पेन का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन ब्रेन एब्सेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल निकल गया, वर्टाइगो है तो ये इरोजन ऑफ लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल का बताता है। तो ये फीचर पेन, जनरल आप इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें नोट कर लो, पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो कान वाले, या हेडेक होगा, फेशियल वीकनेस है, या लेस चाइल्ड है जो कि फीडिंग भी नहीं कर रहा, या इरिटेबिलिटी नेक रिजिडिटी है, डिप्लोपिया है, या इसके अलावा एटेक्सिया या एब्सेस अराउंड द ईयर जिसको क्या बोलते हैं मास्टोइडाइटिस कहते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। तो अब हम ट्रीटमेंट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सर्जरी करते हैं, सर्जरी विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी रहती है। सर्जरी के अंदर आपको बता दिया कि यहाँ पर जो प्राइमरी एम है सर्जरी का उसमें डिजीज को रिमूव करना और कान को आपने सेफ रखना है, और जो सेकेंडरी आपका जो एम है ना प्रायोरिटी है उसमें आपने रिकॉन्स्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को प्रिजर्व करना है, लेकिन बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एम है। तो प्राइमरी एम हमेशा क्या होता है, रिमूव द डिजीज एंड कान को सेफ रखना। इसके अलावा रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, रिकॉन्स्ट्रक्टिव में ब्रिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी आ रहती है, ओके ओके, ये आपने प्राइमरी सर्जरी के टाइम पे की जा रही है। उसके बाद कंजर्वेटिव कहते हैं इसका लिमिटेड रोल होता है, लेकिन जब कहते हैं कोलेस्टेटोमा स्मॉल और इजीली एक्सेसिबल होता है, क्लियर। रिपीटेड सक्शन क्लियरेंस एसेंशियल है, बाकी इसको छोड़ देते हैं, ओके। बाकी आपने ओरल टॉयलेट है, ड्राई एयर प्रिकॉशन है। तो अच्छा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। कंजर्वेटिव में यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ लिमिटेड रोल होते हैं, तो रिपीटेड आपने सक्शन क्लियरेंस करवानी है, पीरियोडिक चेकअप आ जाएगा, क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने पोलिप और ग्रैनुलेशन को सर्जिकली रिमूव कराना, कफ फोर्सेप्स या कॉटराइजेशन करनी है सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से, या फिर फाइनली ओरल टॉयलेट या ड्राई एयर है वो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंजर्वेटिव है, ओके। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट, आपने अच्छी तरीके से रट्टा मार लिया। ट्रीटमेंट हमेशा इसका मेनली सर्जिकल होता है, बाकी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसको देख लेना। जबकि हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, यहाँ पे भी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर क्या रहता है, जब ड्राई हो जाएगा, अच्छा मैंने तो इसका एक्सप्लेन करने भूल गया। अच्छा, विदाउट कोलेस्टेटोमा यानी ट्यूबर टिम्पैनिक है, तो अगर वेट परफोरेशन और ड्राई परफोरेशन है, अगर ड्राई परफोरेशन है डेट मीन्स कि आपने क्या करनी है, मेनिंगोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी वगैरह आपने कर लेनी है, ठीक हो गया, ओके, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर वेट परफोरेशन हो गया, ओके, वेट परफोरेशन का मतलब इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो आप इन्फ्लेमेशन को रोक रहे हैं। इन्फ्लेमेशन को कैसे रोकोगे, पास्ट से रोकोगे, प्रिकॉशन से रोकोगे, नंबर 2 एयरल टॉयलेट से रोकोगे, ओके, नंबर 3 सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल, और नंबर 4 टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल। तो ये प्रिकॉशन पास्ट से आप रोकोगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर ड्राई में कन्वर्ट हो गया परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट डिस्चार्ज है तब आपने क्या करना है, स्टेप मास्टोडेक्टमी करनी है और टिम्पैनोप्लास्टी करनी होती है, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा बेसिक स्केच आपको तैयार हो गया कि अगर एक मतलब ड्राई हो गया ना, ड्राई हो गया तो आपने ड्राई करने में क्या करना है, मेनिंगोप्लास्टी और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी आपने करनी होती है, क्लियर। तो ये तो आ जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या, नंबर 1 ओरल टॉयलेट है, नंबर 2 एयर ड्रॉप आपने करनी है, एंटीबायोटिक ड्रॉप जिसमें आपको एंटीबायोटिक वगैरह होगी, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 3 है कि सिस्टमिक एंटीबायोटिक आ जाती है, तो हमारी एयर ड्रॉप थे सिस्टमिक एंटीबायोटिक का प्रिकॉशन आना शुरू हो जाती है। प्रिकॉशन में क्या, आपने कान में पानी नहीं जाने देना, लाइक बाथिंग, स्विमिंग में, हेयर वॉश में, रबर इंस्टेंट वाला आपने यूज़ करना है। सब ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी कॉज है, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉन्सिल की वजह से इन्फ्लेमेशन है, या सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो ओरल पोलिप या ग्रैनुलेशन है उनको रिमूव करना बिफोर द लोकल ट्रीटमेंट। लेकिन ओरल पोलिप को कभी भी एवल्च नहीं करना, बिकॉज इस टेपी से फेशियल नर्व्स निकल सकता है और फेशियल पैरालिसिस या बोनी लेपेनाइटिस करवा सकता है। तो ओरल पॉलिप को रिमूव करना है बिफोर द लोकल ट्रीटमेंट, लेकिन आपने क्या करना है, ओरल पॉलिप को कभी भी एवल्च नहीं करना। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू को रिमूव करना लेकिन एवल्च नहीं करना, ठीक है। तो ओरल टॉयलेट आ जाएगा, एयर ड्रॉप, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, प्रिकॉशन है कि कान के अंदर पानी नहीं जाने देना, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटर कॉजेज आना शुरू हो जाएगा, आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल सकती होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो है कोलेस्टेटोमा हेयर है, ओके। यहाँ पे भी कोलेस्टेटोमा हेयर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी कोलेस्टेटोमा हेयर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो बाद में ऐसा होता है कि जो कोलेस्टेटोमा होता है ना,
वो उस गैप को कवर कर लेता है जो कि जहाँ पर वेसिकल डिस्ट्रॉय होती है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस का पेरेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो कोलिस्टिटोमा है ना, जिसने वेसिकल्स को ओसिकल्स को उड़ा दिया, तो वो गैप को कवर कर लेगा, ब्रिज करना शुरू हो देगा, काज बाय डिस्ट्रॉयड ओसिकल, तो उसको बोलते हैं कोलिस्टिटोमा हेरियर। तो इसमें आपको हेयरिंग आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। ओके, ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं कोलिस्टिटोमा हेरियर। बाकी यहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट है, रिट्रैक्शन पॉकेट कहते हैं इमेजिनेशन और टिम्पैनिक में जो कैटिक और पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। क्लियर, तो इसको हम रिट्रैक्शन पॉकेट कहते हैं। इसकी 4 स्टेज होती है। नंबर 1 है कि टिम्पैनिक में रिट्रैक्टेड है लेकिन इनका से भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। नंबर 2 है कि स्टेज 2 के अंदर कॉन्टैक्ट कर लिया इनका से, लेकिन मिडिल ईयर में कुछ अफेक्टेड नहीं है। टाइप 3 के अंदर मिडिल ईयर एटीलैक्टेसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, कम्स टू लाई ऑन द प्रोमोटरी, प्रोमोटरी पे आना शुरू हो जाएगी और ओसिकल्स पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, और मिडिल ईयर की ओब्लिट्रेशन देखने को मिलेगी, लेकिन म्यूकोसा इंटैक्ट है। तो मिडिल ईयर स्पेस की ओब्लिट्रेशन को क्या बोलते हैं, एटीलैक्टेसिस वगैरह कहते होते हैं। इसके बाद है कि स्टेज 4 को एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये रैप कर लेगी किसको, प्रोमोटरी को और ओसिकल्स को। यहाँ पे मिडिल ईयर स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगी, म्यूकोसा एब्सेंट हो जाएगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एडहेरेंट हो जाएगी टू द प्रोमोटरी, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया। तो 4 स्टेजेस है। 1 में रिट्रैक्शन होगी लेकिन इनकस को टच नहीं करेगा। 2 में इनकस को टच करना शुरू कर देगा। 3 में आपको ओक्लियन देखने को मिलेगी टिम्पैनिक स्पेस के, लेकिन म्यूकोसा भी इंटैक्ट है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, म्यूकोसा भी खत्म हो गया है। ओके, और आपको परमानेंट एडिशन देखने को मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की और प्रोमोटरी की, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एटीलैक्टेसिस, सॉरी, इसको एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। बाकी कोलिस्टिटोमा क्या होता है, पेयरली व्हाइटिश फ्लैग और कोलिस्टिटोमा आपको रिट्रैक्शन पॉकेट से आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, तो हमने ये भी तैयार कर लिया, हमने इसके डिफरेंस वगैरह को भी तैयार कर लिया। अच्छा, टीबी को भी देख लो। टीबी के अंदर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होता है। टीबी के अंदर आपको फेशियल पैरालिसिस, पेनलेस एयर डिस्चार्ज, मल्टीपल परफोरेशन या पेल ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट हमने तैयार कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कोलिस्टिटोमा हो गया। ओके, नेम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओके, नेम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ओके, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, मास्टरडाइटिस, पीट्रोसाइटिस, स्पेशल पाल्सी, लेबरेथाइटिस, सबके वहाँ पे लैट्रोसाइनस थ्रोम्बोसिस को आप ऐड कर लेना, तो ये कॉम्प्लिकेशन तुम्हारी हो गई है। ओके, अच्छा, ये सैक्यूले है, सैक्यूले अलग है और कॉम्प्लिकेशन आपकी अलग होती है। ओके, ओके, अब इसका निमोनिक है, रट्टा मार लेना पोस्ट से। नंबर 1 परफोरेशन हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। नंबर 2 ऑसिकुलर की रोगन हो सकती है। नंबर 3 एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका हो जाएगा सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस। मतलब सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी आपको देखने को मिलेगा, और अब सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो कोलिस्टिटोमा भी आ जाएगा। बाकी एस से आपका क्या हो जाएगा, सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है, और टी से क्या हो जाएगा, टिम्पैनोसेक्लोसिस देखने को मिलेगा, और ए से क्या है, एटीलैक्टेसिस है। ओके, तो आप इससे रट्टा मार सकते हो, पोस्ट सैक है। ओके, पोस्ट सैक है, तो यार तो मोस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एक्यूट मास्टरडाइटिस की तरफ। ओके, तो एक्यूट मास्टरडाइटिस वाला टॉपिक है, ये मास्टरडाइटिस वाला टॉपिक है। एक्यूट मास्टरडाइटिस की जो चीज़ पूछी जाती है उसकी इन्वेस्टिगेशन, पहले हम इन्वेस्टिगेशन को रट्टा मार लेते हैं, ट्रीटमेंट को रट्टा मार लेते हैं, फिर वापस इसकी थ्योरी वगैरह को पढ़ लेगा। अच्छा, यहाँ पे जो पिन्ना होता है ना वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पुश करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे जो मास्टर्ड एब्सेस है वो बर्स्ट कर जाती है कान के पीछे से, मास्टर्ड फिस्टुला वगैरह भी बन सकता होता है। ओके, इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, नंबर 1 सीबीसी कराना है तो सीबीसी के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर आपको न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ईएसआर बढ़ जाएगा। नंबर 3 एक्सरे मास्टर्ड या सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन है, इसके अंदर आपको क्लाउडीनेस और मास्टर्ड ईयरसेल देखने को मिलेगी ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एक्सिडेट इन दैम है। ओके, तो ये 3 से 4। नंबर 4 स्वैप कराएगा, स्वैप टेस्ट, तो उसमें क्या ब्लड काउंट आ जाएगा, ईएसआर टेस्ट आ जाएगा। ओके, एक्सरे मास्टर्ड सीटी स्कैन टेम्पोरल आ जाएगा और ईयर स्वैप आ जाएगा फॉर कल्चर सेंसिटिविटी है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, नंबर 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने रट्टा माना फ्रेनकुलोसिस। नंबर 2 आपका आ जाएगा इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, और नंबर 3 सुपरेशन ऑफ मास्टर्ड लिम्फ नोड। तो 3 चीजें होती है, नंबर 1 सुपरेशन ऑफ मास्टर्ड लिम्फ नोड, फ्रेनकुलोसिस या इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट हो जाती है। क्लियर, अब जो स्काल्प इन्फेक्शन होता है तो वो भी क्या करवा सकता है, मास्टर्ड लिम्फ नोड की इन्वाल्वमेंट करवा सकता है, क्योंकि इसमें भी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको कोई ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी और एब्सेस सुपरफिशियल होती है। बाकी फ्रेनकुलोसिस उसका डिफरेंस लिखा हुआ है। ओके, अब फ्रेनकुलोसिस के अंदर आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, पेनफुल मूवमेंट ऑफ पिन्ना के अंदर प्रेशर लगाएगा तो आपको पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ मियोटिस ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होती है। डिस्चार्ज कभी भी म्यूकार्ड या म्यूकोपुलर नहीं होती, क्योंकि जो म्यूकार्ड डिस्चार्ज होती है मिडिल ईयर से आ सकती है, जिसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है। आगे इंट्रैपमेंट इलाजमेंट ऑफ पेरी ऑरिकुलर या पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। कनेक्टिव हेयरिंग लॉस माइल्ड होती है ड्यू टू क्लियर मियोटिस है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। एक्सरे मास्टर्ड में आपको क्लियर ईयर सेल सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, तो कुछ पॉइंट्स को देख लेना। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर क्या, ट्रीटमेंट के अंदर आपने रट्टा मार लेना कि इसका नंबर 1 हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। ओके, नंबर 2 एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन या मॉक्सिलिन वगैरह देते होती है। मेनिंगोटमी करेंगे, मेनिंगोटमी कब करेंगे, ओके, जब पस अंडर द टेंशन है तो हम वाइट मेनिंगोटमी वगैरह से करते होते हो। क्लियर, तो मेनिंगोटमी करनी है, और लास्ट में कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी। कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी किस कंडीशन के अंदर करनी है, जब आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी मास्टोडाइटिस की वजह से। ओके, या फिर पॉजिटिव रिजर्वायर साइन है। पॉजिटिव रिजर्वायर साइन का मतलब है कि जैसे ही आपने मियोटस को पस को आपने ड्रेन किया तो मियोटस फौरन भर गया पस से, तो मियोटस इमीडिएटली फिल विद द पस आफ्टर इट हैज बीन मूव आउट, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिजर्वायर साइन। अब रिजर्वायर साइन आपको सीएसएफ राइनोरिया में भी देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो इसमें अलावा इसमें सब पेरिस्टल एब्सेस भी होती है, सैगिंग और पोस्टीरियर सुपीरियर मियोटल वाली, इसमें भी आपने करना होता है। तो कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी के अंदर क्या करना है, आपने तमाम मास्टर्ड हेयर सेल को एक्सेंट्रेट करना है और सारी पस को आपने निकाल देना होता है, और 5 दिन तक आपने एंटीबायोटिक यूज करना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मास्टरडाइटिस, तो एक सब पेरिस्टल एब्सेस है और बाकी सारी से एसओएम की कॉम्प्लिकेशन उसको देख लेना। अब एब्सेसिस इन रिलेशन टू द मास्टर्ड इन्फेक्शन है, तो इसमें पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस है। पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस जो कि मास्टर्ड पे बनती है। ओके, इसमें जो पिन्ना होता है फॉरवर्ड
होता है आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। और इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर जो एब्सेस होती है ना, वो कहाँ बनती है, मैक्रो ट्रायंगल में बनती है। इसमें जो पस होती है वेस्कुलर चैनल को फॉलो करती है। अगर ज़ाइगोमैटिक एब्सेस है, इन्फेक्शन ऑफ ज़ाइगोमैटिक हेयर सेल की वजह से देखने को मिल सकती है। इसमें जो स्वेलिंग होती है इन फ्रंट और अबव द पिना देखने को मिलती है। ओके, और अपर आइलेट का डीमा देखने को मिलेगा। इसके बाद बिजोल्ड एब्सेस है। बिजोल्ड एब्सेस आपको एक्यूट कॉलिसेंट मास्टोडाइटिस में देखने को मिल सकते हैं, जब पस ब्रेक करती है थ्रू द थिन मीडियल साइड ऑफ टिप ऑफ द मास्टोइड, तो इसमें स्वेलिंग होगी इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक में देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग कहाँ पे होगी, अपर पार्ट ऑफ नेक में देखने को मिल सकती है। अब ये डीप टू द स्टर्नम क्लूड मास्टोइड की वजह से भी हो सकता है, जो कि मसल को आउटवर्ड पुश कर देगा, पोस्टीरियर बैली डायगेस्ट्रिक को फॉलो करेगा, या फिर ये अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर या पैराफेरेंजियल स्पेस के अंदर, या फिर ब्लड वेसल को फॉलो कर सकती है। ओके, अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, नंबर 1 पेन होगा, नंबर 2 फीवर आपको देखने को मिलेगा, नंबर 3 टेंडर स्वेलिंग इन द नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंडर स्वेलिंग इन द नेक आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि ये स्टर्नम क्लूड मास्टोइड के पीछे पड़ी हुई है, तो ये टॉर्टिकुलिस वगैरह करवा देती है। हिस्ट्री ऑफ पुरुलेंट ओटोरिया, ये भी आपने नोट करना, पुरुलेंट ओटोरिया को नोट कर लेना। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं बिजोल्ड एब्सेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो बिजोल्ड एब्सेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है पीजेबीए। पी से क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड की आपको इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकती है। पैरोटिड ग्लैंड, सॉरी, पी से सबसे इंपॉर्टेंट पैराफेरेंजियल एब्सेस आ सकती है। जे से जुगुलर वीनस थ्रोम्बोसिस, बी से क्या हो जाएगा, बी से आपका ब्रेंकियल सिस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, पी से क्या हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर मैस या एब्सेस है। और एल से क्या हो जाएगा, लिम्फेडिनाइटिस, अपर जुगुलर लिम्फेडिनाइटिस होता है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी करनी है आपने, ड्रेनेज करनी है नेक एब्सेस की। जब पस बन जाए, एब्सेस बन जाए, बिजोल्ड एब्सेस है, तो आपने क्या करना, ड्रेनेज करनी है। लास्ट में आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक है, कल्चर सेंसिटिविटी करने के बाद। बाकी जो लास्ट एब्सेस होती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस के अंदर होती है, जबकि पोस्टीरियर वैल्यू डायगेस्ट्रिक में कौन सी होती है, सिटाली एब्सेस होती है, बिहाइंड द मास्टोइड वगैरह आपको देखने को मिलती है। लास्ट में पैराफेरेंजियल या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस होती है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेना, और कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी देख लेना, जो कि कॉलिस्टन मास्टोडाइटिस में करते हैं, ड्रेनेज वगैरह देख लेना, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक। तो ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट हो गया हमारा मास्टोडाइटिस वाला भी टॉपिक हो गया। कॉलेस्ट्रीटोमा वही हो गया, मास्टोडाइटिस भी हो गया, बिजोल्ड एब्सेस भी हो गया, नेम ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसओएम भी हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैब्रेंथाइटिस। ओके, लैब्रेंथाइटिस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेबरेथाइटिस, सॉरी, ऑटोसेक्लोरोसिस। ओके, तो ऑटोसेक्लोरोसिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम काम की बातें पहले तैयार करते हैं, फिर हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो काम की बात यह है कि पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। नंबर 1 ओटेसिव ओटाइटिस मीडिया, नंबर 2 कंजेनिटल फिक्सेशन ऑफ नंबर 1 तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 सीरियस ओटाइटिस मीडिया, नंबर 2 एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, दो ओटाइटिस मीडिया से डिफरेंशियल डायग्नोस करना। नंबर 3 टिम्पैनोसेक्लोरोसिस या एटिक फिक्सेशन ऑफ द मेलियस ऑफ हेड, या फिर कोसिकुलर डिसकंटिन्यूटी या कंजेनिटल फिक्सेशन ऑफ स्टेपीज है, ठीक हो गया। तो आपने रट्टा मार लेना। इसमें आपको पैराविक्यूसिक वेलिजी देखने को मिलता है। इसके ट्रीटमेंट को आपने 3 में डिवाइड करते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और हेयरिंग एड है। मेडिकल के अंदर सोडियम फ्लोराइड आ जाएगा, सर्जरी के अंदर स्टेपिडॉटमी आ जाएगा। इसके अंदर आपने प्रोस्थेसिस देना। प्रोस्थेसिस के अंदर क्या होता है, इसमें जो ऑटोसेक्लोरेटिक स्टेपीज को निकाल देते हैं, उसमें जो प्रोस्थेसिस डालते हैं, इनका सब ओवल विंडो में डाल देते हैं। जो प्रोस्थेसिस होता है टेफ्लॉन से बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होगा, या प्लेटिनम टेफ्लॉन से, या टाइटेनियम टेफ्लॉन से। तो टेफ्लॉन पिस्टन, प्लेटिनम टेफ्लॉन या टाइटेनियम टेफ्लॉन से बना होता है। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है, ओके, इंडिकेशन का भी होने के हार्ड है। नंबर 1 क्या होगा, आपको हेयरिंग थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, एयर कंडक्शन का 30 होना चाहिए। इसके बाद 15 का आना चाहिए, एयरबोर्न गैप देखने को मिलना चाहिए 15 डेसिबल का। जो रीडिंग स्ट्रेस है वो 256 और 5 से 12 के लिए नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है, डिस्क्रिमिनेशन स्कोर कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अब इसकी काउंटर इंडिकेशन क्या, काउंटर इंडिकेशन निमोनिक काउ, तो सी से क्या होगा, सी से आपका यंग चिल्ड्रन देखने को मिलेगा, क्योंकि चिल्ड्रन में रिकरेंट यूस्टेशन ट्यूब की डिसफंक्शन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो से क्या होगा, ओनली फंक्शनल एयर। डब्ल्यू से वर्कर देखने को मिलेगा, जो कि नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करते होते हैं, क्लियर। जो वर्कर या हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह, या प्रोफेशनल एथलीट, या डाइवर, या फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर, या नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करने वाले, इस वजह से नॉइज वाला एक चीज आएगी, ठीक है। टी से क्या होगा, टी से आपको देखने को मिलेगा, ओके, टी से आपको देखने को मिलेगा ट्रॉमेटिक टिम्पैनिक ब्रेन परफोरेशन, ओके। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से आपका हो जाएगा, ओके, ओ से तो एक और हमने ओनली हियरिंग एयर पढ़ा था, और ओ से बनता है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना आपको बन जाएगा, ओके। इसके बाद एम से क्या बनेगा, एम से आपका बन जाएगा, ओके, मिनिया डिजीज बन जाएगा, ई से एक्सोस्टोसिस हो जाएगा, और एन से नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करने वाले, ठीक है। तो काउ टू मैन आ जाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, नंबर 1 मीटर्स का इंसिजन देना, नंबर 2 आपने टिम्पैनोमीटल फ्लैप को अपने एलिवेट करना होता है, नंबर 2 आपने स्टेपीज को एक्सपोज करना होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर बोनी पार्ट को निकाल दोगे, फिर स्टेपीज के सुपर स्ट्रक्चर को निकाल देना, फिर आपने होल क्रिएट करना है, इन द स्टेपीज फुट प्लेट है, जिसको स्टेपिडॉटमी कहते हैं, फुट प्लेट को निकाल देना, स्टेपिडेक्टमी करेंगे, प्रोस्थेसिस अप्लाई कर देंगे और रिपोजिशन कर देंगे टिम्पैनोमीटल फ्लैप को। तो मीटर्स का इंसिजन, एलिवेशन ऑफ टिम्पैनोमीटल फ्लैप, एक्सपोजर ऑफ स्टेपीज स्ट्रक्चर, रिमूवल ऑफ स्टेपीज का सुपर स्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ होल इन द स्टेपीज फुट प्लेट, और प्लेसमेंट और प्रोस्थेसिस और रिपोजिशन ऑफ टिम्पैनोमीटल फ्लैप है। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेपिडेक्टमी, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेपिडेक्टमी क्या क्या होती है, नंबर 1 आपने क्या रट्टा मारना है, टेयर ऑफ टिम्पैनोमीटल फ्लैप। तो जो टिम्पैनोमीटल फ्लैप आपने रेस्ट किया तो उसका टेयर हो सकता है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है टीएम की, कोडा टिम्पैनल नर्व की इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से टेस्ट फाइबर डिस्टर्ब हो जाएगा, इनकस की डिसलोकेशन हो सकती है, सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस है, ओके, यानी इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, सेंसिटिव न्यूरो हियरिंग लॉस हो सकता है, फेशियल नर्व हो सकता है, क्वाड्रेंट टिम्पैनल नर्व है। इसके अलावा वर्टाइगो आपको देखने को मिल सकता है, वेरी लिम्फ फिस्टुला वगैरह जंगलों आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पे लैम्पर्ट फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन है या स्टेपीज मोबिलाइजेशन, उसको ऐसे छोड़ दो, किसी काम का नहीं है, ओके। तो ऑलमोस्ट हमने ये देख लिया है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम की तरफ आ रहे थे। सिम्टम में क्या हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा 20 में देखने को मिलेगा। अच्छा, 20 से लेकर 30 वाली फीमेल है, प्रेग्नेंट है, बायलैटरल कंडक्टिव लॉस होता है, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, पेनलेस होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो ये क्या होगा हमारा हियरिंग लॉस, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोसेक्लोरोसिस बोलेंगे। बाकी पैराक्यूसिस विलेजी है, पैराक्यूसिस विलेजी के अंदर जो
जो पेशेंट होता है ना वो बेटर हेयरिंग होगी इन द नॉइज एरिया। अगर बेटर हेयरिंग होती है डिस्चार्ज के अंदर, उसको बोलते हैं राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर। तो इसके बाद टीनाइटिस आपको एक्टिव रीजन में देखने को मिल सकता है, वर्टिगो स्पीच हो सकती है, मोनोटोनस या वेल मॉड्यूलेटेड सॉफ्ट स्पीच हो सकती है। बाकी जो आपको रेडिश ह्यू देखने को मिल सकता है, रेडिश ह्यू ऑन द टिम्पैनिक ऑन द प्रोमोटरी थ्रू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन एन एरिया ऑफ फिस्टुला एंड फिस्ट्रम होता है। बाकी यूस्टेशन टिप नॉर्मल होती है, टिम्पैनिक आपके अंदर आपको नेगेटिव रीजन देखने को मिलेगा। ओके 256 और 512 के लिए ठीक हो गया। ओके इसके अलावा एक और बात नोट करना, वेबर्टस लेटरलाइज हो जाएगा टू द ईयर विद द क्रेडिटर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, एबीसी नॉर्मल और देखने को मिलेगा, और ये डिक्रीज हो जाएगा ऑटोसेक्लोरोसिस विद द सेंसिटिव हेयरिंग लॉस में। ऑटोसेक्लोरोसिस में आपको लॉस ऑफ एयर कंडक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके अलावा मोर फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। बोन कंडक्शन नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभार बोन कंडक्शन में डिप आ जाता है, इस डिप को बोलते हैं, ये 4K पे डिप देखने को मिलता है। मैक्सिमम डिप केस में आता है 2K पे देखने को मिलता है, 4K में तो कॉस्ट डिप आता है, 2K पे जिसको बोलते हैं कारहार्ट नॉच बोलते हैं। जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिल सकता है। स्पीच ऑडियो मिलिट्री में क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन होगी, लेकिन अगर कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट हो तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाती है। टिम्पैनोमेट्री क्या होती है, आपको ऑटोस एएस का देखने को मिलेगा, स्टेपिडी रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा जब स्टेपिस फिक्स हो जाती है। तो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। ओके बाकी यहाँ पे जो इसकी टाइप्स को देख लो, स्टेपिडल होती है, कॉक्लियर होती है, हिस्टोलॉजिकल होती है। स्टेपिडल में यह किस एरिया में होती है, फिस्टुला एंड फिस्ट्रम में होती है। अगर इससे एंटीरियर तो एंटीरियर फोकस, पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर फोकस आ जाएगा। ओके इसके अलावा सर्कमफेरेंशियल है, बिस्कुट टाइप की, ओब्लिटरेटिव टाइप की है। क्लियर, ये भी हो गया। इसके बाद मेनिया डिजीज वाला चैप्टर है। ओके मेनिया डिजीज है, लेब्रिंथाइटिस आगे लिखा हुआ है। डेड चाइल्ड ये कौन सा टॉपिक है, बच्चा मर गया है, डेफ चाइल्ड होना चाहिए था। ओके अच्छा फेशियल नर्व के कुछ सर्जिकल लैंडमार्क भी देखते जाओ। अच्छा फेशियल नर्व की क्या कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके फेशियल नर्व के, तो फेशियल नर्व के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इंटरनल कॉस्टिक मीडियस के अंदर मीडियल पार्ट होगा, फिर लेबरेंथाइन में, तो लेबरेंथाइन पार्ट होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट ही होता है, सबसे नैरो पार्ट ही होता है, और ये पार्ट डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। टिम्पैनिक या हॉरिजॉन्टल सेगमेंट आना शुरू हो जाएगा, और मास्टोइड या वर्टिकल सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, सेकंड जिनू ऑफ द नर्व में आपको देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। बाकी ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, नर्व टू स्टेपिडियस कॉर्डल टिम्पैनिक नर्व होती है। क्लियर, नेक और मीडियस के पास से गुजरती होती है। अच्छा यहाँ पे कुछ सुपरफिशियल लैंडमार्क होते हैं, सर्जिकल लैंडमार्क होते हैं। पैरोटिड सर्जरी के लिए कौन कौन सी है, पैरोटिड ही रट्टा है, पी से क्या हो जाएगा, पिरामिड, और पी से आपका क्या हो जाएगा, सॉरी पी से पिरामिड और पिरिफ प्रोसेस कोक्लियर फॉर्म से ऊपर है। ओके यहाँ पे जो पी से पैरोटिड है, पी से क्या होगा, पोस्टीरियर बैली डाइगेस्ट्रिक। ओके टी से क्या हो जाएगा, टिम्पैनोमास्टोइड सुचर, और टी से क्या हो जाएगा, ट्राइगस पॉइंटर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद सर्जरी, तो ऐसे क्या हो जाएगा, स्टाइलर प्रोसेस आ जाएगा। क्लियर, तो ये पोस्टीरियर बैली डाइगेस्ट्रिक से क्या पड़ा होगा, नीचे पड़ी होगी, अंडर पड़ी होगी। ओके स्टाइलर प्रोसेस के लैटरली पड़ी होगी, टिम्पैनोमास्टोइड सुचर के, और पॉइंटर के आपको डीप देखने को मिलेगी। ओके 6 से 8 मिलीमीटर या कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ, तो इसका मिमोनिका इस परफेक्टली सेव है। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएस से क्या होगा, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस आ जाएगा। ओके इस परफेक्टली में प्रोसेस है, कॉक्लियर फॉर्मेस ऑफ पिरामिड आ जाएगा। ओके सेफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, परफेक्टली, तो टी आधा टिम्पैनोमास्टोइड सुचर आ जाएगा, और सेफ है तो ऐसे क्या आ जाएगा, नहीं ऐसे सुचर आना चाहिए था। ठीक है ओके बाकी ओवल विंडो, हॉरिजॉन्टल विंडो, इसको भी आप देख लेना। ओके ये तो हो जाएगा। बाकी हम आगे आ जाते हैं, सर्जिकल लैंडमार्क तो सारे वो लिखे हुए हैं, कार्टिलेजिनस पॉइंटर है। अच्छा यहाँ पे कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व, ये पास्ट में एक दफा आ चुका है, तो आपने इसकी कॉजेज को कैसे रट्टा माना है। नंबर 1 सेंट्रल कॉजेज में ब्रेन एब्सेस आ जाएगा, फिर इंट्राक्रैनियल आ जाएगा, सेरिबुलर पोंटल एंगल के ऊपर, यहाँ पे अपने ट्यूमर के नाम लिख दे रहे हैं। फिर आगे इंट्राटेम्पोरल आ जाएगा, इंट्राटेम्पोरल के अंदर इडियोपैथिक में बेल पाल्सी और मेलकेसन सिंड्रोम में एफएसएफ आ जाएगा। ओके एफएसएफ में क्या होगा, फेशियल पाल्सी आ जाएगा, इससे आपका स्वेलिंग और लिप आ जाएगा, और लास्ट में फिशर एफ से क्या आ जाएगा, फिशर टंग देखने को मिलेगी। रिकरेंट फेशियल पाल्सी आपको एमटीएस में देखने को मिल सकती है, मेलकेसन सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है, डायबिटीज में, सार्कोइडोसिस में, ट्यूमर में देखने को मिल सकती है। ओके और जो रिकरेंट फेशियल पाल्सी ना 30% के देखने को मिलती है। अब जो लैटरल फेशियल पाल्सी होती है आपको बी क्लास में देखने को मिल सकती है। बी से क्या होगा, बी से बल्बर पाल्सी आ जाएगा। क्लियर, बी से आपका बल्बर पाल्सी आ जाएगा। ओके जी से आपका गिलन-बारी सिंड्रोम आ जाएगा, एल से आपका ल्यूकेमिया आ जाएगा। ओके एक्यूट नहीं, एल से लेप्रोसी, एस से एक्यूट ल्यूकेमिया, और ऐसे क्या हो जाएगा, आपका सार्कोइडोसिस आ जाएगा। सार्कोइडोसिस में रिकरेंट और बायलैटरल दोनों देखने को मिल रही है। मेलकेसन में भी आपको नहीं, मेलकेसन में सिर्फ आपको रिकरेंट देखने को मिलती है। मेलकेसन में स्वेलिंग ऑफ लिप और फेशियल टंग भी देखने को मिलती है। क्लियर, ये आपने नोट कर लेना। अच्छा यहाँ पर अगर इमीडिएट ऑनसेट पैरालिसिस, अगर डिलेड ऑनसेट पैरालिसिस है ना, तो आपने क्या करना, बेल पाल्सी जैसे ठीक करना। बेल पाल्सी में क्या कहते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड में प्रेडिनिसोलोन होता है, प्रेडिनिसोलोन ठीक है। अगर पेशेंट एक हफ्ते में रिपोर्ट करा तो आपने क्या देनी है, आपने ये देनी होती है। ठीक है, डिलेड ऑनसेट के अंदर आपने ये देनी है बेल पाल्सी में एक हफ्ते के अंदर। तो इसमें जो अडल्ट डोज होती है 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। ठीक हो गया, तो आपने 5 दिन तक देनी है, द मॉर्निंग एंड इवनिंग होती है। ठीक है, पेशेंट को आपने 5वें दिन पे देखना, अगर पैरालिसिस इनकम्प्लीट है तो आपने 5 दिन तक डोज को टैपर करते रहना होता है। बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखी हुई है। ओके स्टीरॉयड को अपने साइक्लोवीर के साथ कंबाइन करना फॉर हर्पीज जोस्टर ओर्टिका। तो हर्पीज जोस्टर ओर्टिका के अंदर क्या होता है, वेसिकुलर इरप्शन होती है, एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल और पिन्ना में होती है। इसके अलावा एनेस्थीसिया ऑफ फेस भी देखने को मिल सकता है, गिडिनेस और हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि 5वीं 8वीं और 7वीं तीनों नर्व उड़ जाती है। ठीक है, फेशियल पाल्सी होगी, वेसिकुलर इरप्शन होगी, 5वीं और 8वीं के भी अलग देखने को मिल सकते हैं। 5वीं की वजह से एनेस्थीसिया और 8वीं की वजह से गिडिनेस, हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है। क्लियर, ये आपका देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर लॉन्गिट्यूडल होता है, ट्रांसवर्सल रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके तो
टाइप ऑफ इंजरी, अब लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर के अंदर अब पैराइटल ब्लो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें ओटोरिया आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसमें ओटोरिया देखने को मिलेगा। ओके, ओटोरिया इसमें ज़्यादा कॉमन होगा। ओके, इसमें ओटोरिया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ब्लीडिंग भी आपको ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू इंजरी टू द टैगमन और टिम्पैनिक का। तो इसमें इंजरी होती है टैगमन की, ऑसिकल की और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जबकि यहाँ पे इंजरी होती है लबायरंथ की और 8वीं नर्व की होती है। क्लियर। अब चूंकि यहाँ पे 8वीं नर्व हो रही है तो यहाँ पे हियरिंग लॉस आपको सेंसिटिव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 8वीं नर्व हो रही है तो उसके वजह से वर्टिगो सीवियर होगा। फेशियल पैरालिसिस यहाँ पे ज़्यादा कॉमन होती है। इमीडिएट ऑनसेट हो सकती है इंजरी टू द नर्व इन द मीएटल और लेबरेंथाइन सेगमेंट, मीएटल से लेबरेंथाइन सेगमेंट में हो सकती है, प्रॉक्सिमल टू द जेनिकुलेट गैंग्लिया। ओके, अच्छा यहाँ पे नोट करना कि सुप्रा जेनिकुलेट या ट्रांस जेनिकुलेट लिखना। अगर सुप्रा जेनिकुलेट लिखना तो जो सीक्रेट ऑफ वाटर फाइबर होते हैं ना टू द लैक्रिमल ग्लैंड लीव करते हैं एट द लेवल ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लिया, तो वो इंटरप्रेट हो जाएगी। क्लियर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सीक्रेट ऑफ वाटर फाइबर आपको नजर आ रही होगी, तो सीक्रेट ऑफ वाटर फाइबर लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, तो वो हो जाएगी। अगर हम जेनिकुलेट गैंग्लिया से पहले लिए नाप होती है, ठीक है, तो आपको जेनिकुलेट गैंग्लिया मिल जाएगा, जेनिकुलेट गैंग्लिया, ठीक है। तो ये आपके फाइबर्स हैं। बाकी अगर सुप्रा स्टेपिडियल लेंगे ना तो आपको स्टेपिडियल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। इंफ्रा स्टेपिडियल है तो लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, लेकिन स्टेपिडियल रिफ्लेक्स बच जाएगा, लैक्रिमेशन बच जाती है। इंफ्रा कोर्डल लेन के अंदर क्या होगा, आपको सिर्फ मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक, तो मैक्सिमल नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट, मैक्सिमल नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी, इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी आ जाएगा। अच्छा, इडियोपैथिक में आपके बेल पाल्सी आ जाएगा। इन्फेक्शन के अंदर एक्यूट सेबरेटरी टाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सेबरेटरी टाइटिस मीडिया, विज़ोसोटिकस और मल्टीपल टाइटिस स्टार्ट। ट्रॉमा के अंदर सर्जरी जिसमें मास्टोडेक्टमी या स्टेपिडेक्टमी या एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। न्यूप्लाज्मा पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर रट्टा मार लेना, तो ये आगे हमारे इंट्राक्रेनियल, ये इंट्राटेम्पोरल है। फिर एक्स्ट्राक्रेनियल जिसमें मैलिग्नेंसी और पैरोटिड ग्लैंड का देखने को मिलेगा। सिस्टम में डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, यूरेमिया, पॉलीआर्थराइटिस नोडुला, वर्जिनल आ जाएगा। जबकि सेंट्रल के अंदर यानी सेंट्रल फिर इंट्राक्रेनियल की तरफ जाना है जिसमें सेरिब्रोपोंटाइल एंगल के ट्यूमर आना शुरू हो जाएगा। सेरिब्रोपोंटाइल एंगल के अंदर में ट्यूमर कौन कौन से लिखने हैं, क्लियर। जो ट्यूमर आपने याद करने हैं, मैंने आपको निमोनिक बताया हुआ, सेम एमएजी। ओके, सेम एस से क्या हो जाएगा, शिवानोमा हो जाएगा। ए से आपको एनेरिज्म सिस्ट देखने को मिलेगी, आपको कॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है। एम से क्या हो जाएगा, मेनिंजियोमा हो जाएगा। इसे एपिडर्मॉइड देखने को मिलेगी। एम से कोई चीज़ क्या बनेगी, एम से आपको मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। इसे अरेक्नोइड सिस्ट होगा। जी से क्या हो जाएगा, ओके, जी से आपको ग्लोमस ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो ये सेम मैक अपने यहाँ पे डाले हैं। तो सेंट्रल हो गया, इंट्राक्रेनियल हो गया, सेरिब्रोपोंटाइल अगर इंट्राटेम्पोरल जिसमें इडियोपैथिक इन्फेक्शन ट्रॉमा की वजह से, नियोप्लाज्म की वजह से हो सकता है। एक्स्ट्राक्रेनियल में पैरोटिड का डाल देना, सिस्टम के अंदर अपने डायबिटीज वाला ये लिख देना। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा हो गया है। ओके, अच्छा, यहाँ पे टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए होते हैं, जो कि इंट्राटेम्पोरल लीगन के लिए होते हैं। तो ये किसके लिए होती है, हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी के लिए। तो उसका मिमोनिक एसिड शेरमन टेस्ट आ जाएगा। ओके, शेरमन टेस्ट किसके लिए होते हैं, हमारा लैक्रिमेशन के लिए होता है। ये आपको प्रॉक्सिमल टू द जेनिकुलेट गैंग्लिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है, एसएसटी है, तो स्टेप्टोमैंडिबुलर साइलिक ग्लैंड फ्लो टेस्ट रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मिनियर डिजीज की तरफ आ जाते हैं। मिनियर डिजीज में आपने, ओके, तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मिनियर डिजीज के बारे में, नहीं पहले हम वेरिएंट देख लेते हैं मिनियर डिजीज के। अच्छा, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी के अंदर जो एसपी और एपी रेशियो होती है 30% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल 30% तक होती है, इससे नीचे होती है, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को मिले तो ये क्या होती है, ये आपको मिनियर डिजीज में देखने को मिलता है। बाकी मिनियर डिजीज में चूंकि रेट्रोकॉक्लियर है तो रेट्रोकॉक्लियर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन रिलेटिवली पुअर होती है। नंबर 1 प्योर टू ऑडियोमेट्री है, उसके अंदर आपको सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पीच ऑडियोमेट्री है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पुअर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको रोल ओवर फिनोमिना ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद रिक्रूटमेंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद एसआई स्कोर है, तो एसआई स्कोर क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 20% होगा। ओके, इसके बाद थ्रेशोल्ड टॉन डीके टेस्ट होता है। थ्रेशोल्ड टॉन डीके टेस्ट इसमें 25 से ऊपर होगा। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स डीके ये भी एब्नॉर्मल होता है, उसमें वेव फॉर्म डिलेड हो जाती है। ग्लिसरॉल वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, डायूरेटिक होता है, 1.5 ml देनी है तो सेप्टम ठीक हो जाएगी, टिनेटस ठीक हो जाता है। इसके डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, कोक्लियर वेरिएंट होता है, वेस्टिबुलर हाइड्रॉप होता है। ओके, इसके बाद आपका ड्रॉप अटैक, टोमार्कन ऑटोलिथिक क्राइसिस और लाइबोइड सिंड्रोम है। तो कोक्लियर के अंदर क्या होगा, कोक्लियर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, वर्टिगो एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये क्यों होता है, देयर इज अ ब्लॉक एट द लेवल ऑफ डक्टस यूनियन है, जिसकी वजह से सेंट्रल लिम्फेटिक प्रेशर से कोक्लियर के अंदर बढ़ता है। इसके बाद वेस्टिबुलर। अच्छा, पीटीए के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पीटीए के अंदर क्या होती है, आपको राइजिंग टाइप कर्व देखने को मिलती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, पहले इसमें लो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो फ्लैट या फॉलिंग टाइप बनना शुरू हो जाएगा। आगे वेस्टिबुलर के अंदर आपको एपिसोडिक वर्टिगो देखने को मिलेगा। ड्रॉप अटैक के अंदर क्या होता है कि सडन ड्रॉप अटैक देखने को मिलेगा विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें वर्टिगो या फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ सडन ड्रॉप अटैक होगा। पेशेंट कैसी फीलिंग होगी, जैसे वो ग्राउंड की तरफ पुश हो गया या पोलेक्स्ड हो चुका है। तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रिकल और सेक्यूल की वजह से होती है ड्यू टू चेंजेस इन द लिम्फेटिक प्रेशर। बाकी लैडमोइड सिंड्रोम एचटीवी, इसमें हियरिंग लॉस होगा पहले, फिर वर्टिगो, फिर क्या होगा, फिर आपको प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ एचटीवी, पहले आपको हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ओके, फिर टिनाइटस होता है। ओके, फिर वर्टिगो आपको देखने को मिलता है, एचटीवी। ओके, तो रिवर्स आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। और लैडमोइड सिंड्रोम तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, क्लियर। हाँ, यहाँ पर कहाँ चला गया, लैडमोइड सिंड्रोम, यस। इसमें क्या होता है कि पहले हियरिंग लॉस होगी, टिनाइटस होगा, फिर आपको वर्टिगो वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, अब इसकी स्टेजिंग के बारे में, स्टेज 1 2 3 4, तो भाई 25 से लेकर 41 से लेकर आपने जाना है 70 तक जाना है, फिर 70 से ऊपर जाना है तो स्टेज 4 आ जाती है। बाकी डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल है उसको याद करना, तो इसमें सर्टेन, डेफिनेटिव, प्रोबेबल और पॉसिबल आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ऐसे भी छोड़ देते हैं, वैसे ये पूछा जाता नहीं है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट अपने जनरल मैयत, पहले जनरल मैयत, फिर एक्यूट आ जाएगा, फिर क्रॉनिक आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे
यूज़ करते हैं माइक्रोविक इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोविक कहाँ पे जाती है? माइक्रोविक जाती होती है, क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम। अच्छा, ये स्मॉल विक होते हैं जो कि पॉलीविनाइल एसिड से बनी होती है। ये ड्रग को डिलीवर करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल टू द इनर ईयर। तो आपको रिपीटेड इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन ही देने पड़ेगा। इसमें जो ड्रोमेट होते हैं, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब होती है, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देंगे और विक पास करेंगे, ठीक है। अब ये यूज़ करते हैं सडन डेफनेस के अंदर हम क्या देते हैं? स्टीरॉइड देते हैं, जबकि जो जेंटामाइसिन है ये वेस्टिबुलर लेबारिंथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए देते हैं, यानी इंट्रा लेबरेंथेक्टमी जो लेबारिंथ को डिस्ट्रॉय करते हैं इंट्राटिम्पैनिक जेंटामाइसिन, तो वो माइक्रोविक से देते होते हैं, ठीक है। ओके बाकी सर्जरी प्रोसेस को आपने 3 में डिवाइड कर देना है। तो कंजर्वेटिव होता है, दूसरा आपका आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसमें लेबरेथेक्टमी आ जाएगा, तीसरा इंटरमीडिएट लो प्रेशर पल्स थेरेपी आ जाएगा, ओके, जिसको मिनी डिवाइस थेरेपी भी कहते होती है, क्लियर। तो इसके अंदर का मिमोनिक का ड्यूस लिस्ट है, ओके। ड्यूस डी से क्या होगा? डिकम्प्रेशन वेंडोलिफेंटिक्स आएगा। यू से अल्ट्रासाउंड डिस्ट्रक्शन वेस्टिबुलर लेबारिंथ आ जाएगा, ओके। ई से क्या होगा? एंडोलिफेंटिक शंट ऑपरेशन आ जाएगा, ओके। एस से क्या हो जाएगा? एस से सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व है, ओके। ड्यूस आ गया, ओके। अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो है आपका सेक्युलोटमी। सेक्युलोटमी का फिक्स ऑपरेशन भी कहता है, उसको डैसू से रट्टा मारते हैं। डिकम्प्रेशन वेंडोलिफेंटिक्स आएगा, और इसके बाद एंडोलिफेंटिक शंट ऑपरेशन है, सेक्युलोटमी आ जाएगा। सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व और अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लेबारिंथ आ जाएगा। बाकी लेबरेथेक्टमी और इंटरमिटेंट लो प्रेशर पल्स थेरेपी आ जाती है, क्लियर। ये तो बहुत इजी था, मुश्किल चीजें आ रही है। जनरल मैयर्स के अंदर मिमोनिक क्या? जनरल मैयर्स के अंदर अपने रट्टा मार लेना है C4 यानी कार्ल। तो जनरल में क्या होगा? कार्ल है, और C 4 मरतबा है, ओके। C नहीं बल्कि A 4 मरतबा है, तो C से क्या होगा? ओके, तो C से आपको देखने को मिलेगा, ओके। C से क्या होगा? सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, आपने स्मोकिंग को रोक देना, क्योंकि जो निकोटीन होती है वो विजुअलाइजेशन विजुअस्पाज्म करवा देती है। इसके बाद A से क्या होगा? A से आपने 4 चीजें छोड़ देना। नंबर 1 स्ट्रेस को छोड़ देना, नंबर 2 अपने नमक को छोड़ देना, नंबर 3 आपने ओके साल्ट अपने पानी को छोड़ देना, नमक के साथ पानी को छोड़ देना। इसके अलावा पानी में आपने टी भी छोड़ देनी है, कॉफी, अल्कोहल, इन सबको छोड़ देना। इसके बाद आपने आर की तरफ जो आर में रीअश्योरेंस करनी है, एंजाइटी को खत्म कर देना। इसके बाद एल से क्या होगा? एल से आपने क्या करना है? एल से क्या बनेगा? एल से लो साल्ट डाइट। अच्छा, साल्ट डाइट भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी ए से अवॉइड करना ऐसी एक्टिविटी को जिसमें गुड बैलेंस वगैरह चाहिए होता है। बाकी मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक, तो उसका मिमोनिक है रिब वी है, ओके। रिब वी। तो आर से क्या हो जाएगा? रीअश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा, वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आई से क्या हो जाएगा? आई से आपका इंट्रावेनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि हम लॉस को ओवरकम कर सके, ओके। बी से क्या होगा? बेड रेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। अब ये यही आपको जो देखने को मिलेगा ना, इसके बाद जो 2 पॉइंट है वेस्टिबुलर सेडेटिव और वेसोडाइलेटर, आपको एक्यूट में भी देखने को मिलेगा, क्रॉनिक में भी देखने को मिलेगा। हाँ, जो एक्यूट में जो इस्तेमाल करते हैं वो 25% कार्बोजन इस्तेमाल करते हैं, ओके। 5% कार्बोजन इस्तेमाल करते हैं, वेसोडाइलेटर होती है। जबकि वेस्टिबुलर सेडेटिव में जो वर्टिगो को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो वो हम यूज़ करते हैं डाइमिन हाइड्रोनेट, प्रोमेथाजिन और प्रोक्लोरपेरामेजिन। तो प्रोमेथाजिन और प्रोक्लोरपेराजिन, इसको रट्टा मार लो। बाकी क्रॉनिक फेज के अंदर निमोनिक होता है हिपेडेना वायरस, ओके। ऐसे क्या हो जाएगा? एच के वजह से होगा हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन है कि आपने क्या करना है, ओके। लाइक हाइपोथायराइडिज्म को आपने करना होता है, लाइक, और आपने रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, ओके। ई से क्या हो जाएगा? ई से आपका अच्छा वेसोडाइलेटर सेडेटिव और वेसोडाइलेटर सेडेटिव और वेस्टिबुलर सेडेटिव और वेसोडाइलेटर तो सेम है। यहाँ पे जो वेसोडाइलेटर है उसका नाम है बीटा स्टीन को रट्टा मार लो। यहाँ पे है प्रोक्लोरपेराजिन, जो उसके अंदर भी था प्रोक्लोरपेराजिन, यहाँ पे भी प्रोक्लोरपेराजिन, यहाँ पे बीटा स्टीन आ जाएगा, क्लियर। एच से क्या बनेगा? एच से हार्मोन आ जाएगा। ई से एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन आ जाएगा। पी से प्रोपेंथिलिन ब्रोमाइड आ जाएगा, क्लियर। और उसके बाद डी से क्या बनेगा? डी से आपका डायूरेटिक बन जाएगा, ओके। डायूरेटिक में लूप डायूरेटिक आपको देखने को मिलेगा। बाकी वी से वेसोडाइलेटर वेस्टिबुलर सेडेटिव आ जाएगा, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, ओके। बाकी यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट लिखे हुए हैं। ये टेबल को रट्टा मारने आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहले अच्छा एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा? ऑटोस्कोपी में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होगी। इस टाइप में आपको एक्यूट अटैक में देखने को मिलेगा। ट्यूनिंग फॉर टेस्ट में क्या होगा? सेंसिटिव हियरिंग लॉस होगा। पियोटन ऑडियोमीटर आपने करनी है, फिर स्पीच ऑडियोमीटर की तरफ जाना है। नंबर 3 आपने रोल ओवर फिनोमिना देखना है। इसके बाद रिक्रूटमेंट की तरफ जाना है। एसआई स्कोर देना है। इसके अलावा स्टेपिडी रिफ्लेक्स देखना आपने, और बैरा को देखना है। बैरा के अंदर आपको बेस देखने को जो 5वीं वो डिलेट हो जाएगी, एब्सेंट देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे नॉर्मल इंटरवल होगा, क्लियर। बाकी कैलोरी टेस्ट पर परफॉर्म करना, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी जो कि डायग्नोस्टिक होती है, एपी ओवर एसपी रेशो, ओके, सॉरी एसपी ओवर एपी रेशो, ओके। तो ऑलमोस्ट मेरी डिजीज वाला चैप्टर तो आपको मैंने करवा दिया है। इसके बाद ग्लोमस ट्यूमर वाला कह रहा है। यहाँ पे देख लो कि ऑस्टियोमा होता है, ऑस्टियोमा कौन से कैंसरस बोन से निकलता है, एक्सोस्टोसिस होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बायलैटरल होते हैं, स्मूथ सेल बोनी स्वेलिंग होती है, डीपर पार्ट ऑफ मिएटस होती है। तो ये आपको कोल्ड वाटर की वजह से देखने को मिलता है, कॉम्पैक्ट बोन से बने होकर, जबकि कैंसरस बोन से बना होगा। ये सिंगल होती है, मल्टीपल आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोनों स्मूथ होती है, लेकिन ये पेडुंकुलेटेड होती है, सेसाल होती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओजियस मिएटस से निकलती है, जबकि ये डीपर पार्ट ऑफ मिएटस से निकलती होती है। बाकी इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? इसमें फ्रैक्चर करते हैं, सर्जिकल रिमूवल बाय फ्रैक्चरिंग करेंगे थ्रू द पेडिकल। इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको हाई स्पीड ड्रिल यूज करते हैं टू रिस्टोर द नॉर्मल साइज मिएटस है। बाकी हम ये तो हो जाएगा। बाकी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है, ओके। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ये भी हो जाएगा। डेफ चाइल्ड वाले टॉपिक की तरफ आ रहे तो डेफ चाइल्ड वाला ये टॉपिक पहले आ चुका है। अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ आ रहे थे। मैनेजमेंट का जो मिमोनिक है वो प्राइमरी हेल्थ केयर इज ड्रग एसेंशियल फॉर विलेजर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो ड्रग्स होती है एसेंशियल फॉर विलेजर है। तो पी से क्या हो जाएगा? प्राइमरी नेटल गाइडेंस आ जाएगा। इसे हेयरिंग एड आ जाएगा। हेयरिंग एड को मैंने आपको 3 में डिवाइड करवाया था, ओके। कन्वेंशनल आ जाएगा, बाहा आ जाएगा, और इम्प्लांटेबल हेयरिंग एड आ जाएगा, जिसको वाइब्रेंट साउंड ब्रिजेस वगैरह भी कहती है, क्लियर। और इसके बाद प्री नेटल आ गया, हेयरिंग एड आ गया, कॉक्लियर इम्प्लांट आ गया, प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अलावा आपने क्या करना? ड्रग्स में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड द लैंग्वेज आ जाएगा।
इसमें आपने ऑडिटरी ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगा। ओके, इसके अलावा आपके मैनुअल कम्युनिकेशन आ जाएगा। ओके, टोटल कम्युनिकेशन, मैनुअल के अंदर साइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, बाकी टोटल कम्युनिकेशन इसमें सेंसरी मोडालिटीज़ को सबको यूज़ करेगा। ओके, ड्रग्स इसेंशियल, तो इसी इसेंशियल में एजुकेशन आ जाएगा और वी से वोकेशनल गाइडेंस आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो रिहेबिलिटेशन का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होगा, स्पीच लिप ट्रेनिंग हो सकती है, ऑडिटरी ट्रेनिंग हो सकती है, स्पीच कंजर्वेशन हो सकती है। बाकी ये तो हमने वहाँ भी पढ़ी थी, स्पीच लिप और ऑडिटरी ट्रेनिंग आ जाएगा। बाकी ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हेयरिंग और इम्प्लांट होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट दो टाइप होते हैं, कॉक्लियर और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। बस ये नोट कर लेना कि जो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। कॉक्लियर इम्प्लांट हम यूज़ करते होते हैं ओके, जब बायलैटरल सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और हेयरिंग का कोई फायदा नहीं है, या मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, गुड सपोर्ट है, एडुकेट कॉग्निटिव फंक्शन है यूज़ करने के लिए। ओके, जबकि ऑडिटरी ब्रेन स्टेम वाला या न्यूरोफाइब्रोमाइसिस टाइप 2 वगैरह में करते होते हैं। क्लियर, बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, कॉम्प्लिकेशन तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर स्पीच रीडिंग कंजर्वेशन ऑडिटरी ट्रेनिंग आ जाती है। क्लियर, इसके बाद हम चलो ओटालजिया वाला टॉपिक करते हैं। ओटालजिया को आपने 3 में डिवाइड करते हैं, लोकल, रैफर्ड और आपके साइकोजेनिक कॉजेज है। लोकल के अंदर एक्सटर्नल ईयर्स हो सकते हैं, मिडिल ईयर्स हो सकते हैं। रैफर्ड में आपके क्रेनियल नंबर 5 से आ सकता है, 9 से आ सकता है, 10 से आ सकता है। 10 से कब आएगा तो वैलिकुला एपिग्लॉटिस को इन्वॉल्व करेगा। 9 से कब आएगा तो टॉन्सिलाइटिस या पेरिटॉन्सिल रैप्सिस है। और 5 से कब आएगा जब डेंटल, ओरल कैविटी, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट या स्फिनोपैलेटिन न्यूरैल्जिया वगैरह हो गया। क्लियर, बाकी यहाँ पे टिनाइटिस है। टिनाइटिस क्या होती है, रैंकिंग साउंड होती है, नॉइज होता है, ईयर होती है। अब इसका जो ओरिजिन होता है विद इन द पेशेंट होता है। इसको 2 में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होती है सिर्फ वो सिर्फ पेशेंट, इट कैन ओनली बी हेard बाय द पेशेंट, के सिर्फ पेशेंट सुन सकता है। जो ऑब्जेक्टिव वाली होती है इसको आप एग्जामिनर भी सुन सकते हैं, हेल्थ ऑफ स्टेथोस्कोप। सब्जेक्टिव होती है इसका ओरिजिन एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल ईयर से निकल सकता है। क्लियर, या 8वीं नर्व से, सेंट्रल वीनस सिस्टम से निकल सकता है, सेंट्रल वीनस नर्वस सिस्टम से। जबकि ऑब्जेक्टिव वाला ओके, ये वैस्कुलर लीजन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्लोमस ट्यूमर या कैरोटिड बॉडी एनोरिज्म इसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्विशिंग टिनाइटिस देखने को मिल सकता है। सिंक्रोनाइजिंग विद द पल्स आपको देखने को मिलेगी। इसको एबोलिश करोगे बाय प्रेशर ऑन द कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। जो वीनस है इसको भी आप स्टॉप कर सकते हो बाय प्रेशर ऑन द नेक वेन है। ओके, इसके अलावा ऐसा ऐसा टिनाइटस, स्विशिंग की तो बात हो गई, स्विशिंग टिनाइटस ये तो हो गया। ओके, नंबर 2 टिनाइटस सिंक्रोनाइजिंग विद रिस्पायरेशन है, तो ये एबनॉर्मल पेटेंट यूस्टेशन ट्यूब की वजह से देखने को मिल सकता है। पैलेटल मायोक्लोनस है तो उसकी वजह से क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, इसके अलावा बाकी जो टिनाइटस को डायग्नोस नहीं कर सकता, तो स्विशिंग करेक्टर को देख लेना। इसके बाद सिंक्रोनस वाला देख लेना और क्लिकिंग साउंड वाला देख लेना। ओके, स्विशिंग वाला आपने कोई जगह पे पढ़ा था, स्विशिंग वाला वो आपने बताना किस जगह पे पढ़ा था। क्लियर, बाकी ट्रीटमेंट के रिएश्योरेंस, साइकोथेरेपी है, रिलैक्सेशन है, सेडेशन, ट्रैंक्विलाइजर वाला होती है। टिनाइटस की थेरेपी वगैरह होती है, इसको छोड़ देती है। क्लियर, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अच्छा इसका निमोनिक है ABCD है। ओके, पहले ए आ जाएगा, ए में आपका न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोसेस है, बी से बिहेवियर आ जाएगा, सी से कंडीशनिंग आ जाएगा, सी से आपका डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, और लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो ABCD, तो ए में आपका ABR आ जाएगा, ऑटोकास्टिक एमिशन आ जाएगा न्यूनेटल स्क्रीनिंग के अंदर, और अराउजल टेस्ट आ जाएगा, ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल, तो ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल ABR और अराउजल टेस्ट आ जाएगा। बाकी बी है, बी से बिहेवियर है, बिहेवियर के अंदर MCC है। ओके, मोरो रिफ्लेक्स आ जाएगा, कॉक्लियोस पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स आ जाएगा और सिलेशन रिफ्लेक्स आ जाएगा। जबकि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक अच्छे से लेकर 18 तक यूज़ करते हो, 7 महीने से लेकर 2 साल तक कंडीशनिंग आ जाती है। इसमें VP आ जाएगा, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री और प्ले ऑडियोमेट्री। ओके, प्ले ऑडियोमेट्री, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। बाकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का निमोनिक होता है AOI कि ABR, उसमें ABR था, ऑटोकास्टिक एमिशन वहाँ पे भी था। बाकी वहाँ पे अराउजल टेस्ट और इसके अलावा वहाँ पे क्या था, ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल था। यहाँ पे क्या था, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री था। उसको देख लेना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टाइप की चीज़ है। बाकी यहाँ पे इटियोलॉजी क्या है, प्री नेटल कॉजेज को आपने 2 में डिवाइड करना, इन्फेंट या मेटरनल फैक्टर होते हैं। इन्फेंट का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, बीम्स वाला कि बीम्स में क्या था, बिंग सिबन गैम सिबम मैन डिस्प्लेजिया, मुंह से पढ़े भी नहीं जाते। ओके, एलिवेटेड इन लार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। आगे इंडिकेशन ऑफ बाहा, तो बाहा कब करते हैं, जब AC हेयरिंग एड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैनाल एट्रेसिया या कंडक्टिव या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, या सिंगल साइड के हेयरिंग लॉस है। सिंगल साइड का है ओके, या फिर एयर कंडक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, मेमोनिक का सैक है, सैक। ओके, सिंगल साइडेड हेयरिंग लॉस है, ए से क्या हो जाएगा, एयर कंडक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। या कंडक्टिव या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, फॉर एग्जांपल ऑटोस्क्लेरोसिस या टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। या एयर कंडक्शन में एट्रेसिया, क्रॉनिक या डिस्चार्ज है, या एक्सेसिव फीडबैक या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्नीटियम होता है, टेक्नीटियम वाला जो है ना, टेक्नीटियम, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टाइटेनियम होता है, टेक्टीनियम कह लो, टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देगा सराउंडिंग टिश्यू। इसको बोलते हैं ऑस्टियो डिसइंटीग्रेशन, यानी बोन के अंदर इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा।